हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिस्टोर्ड ऑफ क्वीन। चैप्टर 1, दर्दनाक मौत। प्यार, विश्वास और भरोसा, ये शब्द ऐसा लगता है कि इस दुनिया में एक्सपायर ही नहीं होते। आज के दिनों में लोग अपने मतलब और फ़ायदे के लिए ही साथ रहते हैं, और प्यार तो सिर्फ जिस्म और पैसों के लिए किया जाता है। क्या इस मतलबी दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है? एक सुनसान जंगली इलाके में, जहाँ किसी का आना जाना वर्जित था, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर के पाए जाने की बहुत आशंका रहती थी। उसी इलाके के एक किनारे पर छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके आसपास कुछ लोग अपने हाथों में बंदूकें लेकर खड़े थे। उन सभी लोगों ने काले कपड़े पहने हुए थे, देखने से वे किसी अमीर खानदान के बॉडीगार्ड लग रहे थे। उसी झोपड़ी के अंदर एक 23 साल की मासूम और खूबसूरत लड़की को लकड़ी की कुर्सी में बिठाकर बांध दिया गया था। उसके चेहरे पर कुछ जख्म थे, जिनमें से कुछ ताजे दिख रहे थे और कुछ पुराने। वह लड़की इस समय हल्की बेहोशी की स्थिति में थी। पिछले 5 दिनों से वह इसी झोपड़ी में कैद थी। कुछ न खाने पीने की वजह से वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसकी हरी हरी आंखें, जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती हैं, उन आंखों में अपनी रिहा की आरजू और दर्द दिखाई देता है। उसकी अंदर बोलने की क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई मसीहा आए और उसे इस नरक से बचा ले। तभी उस झोपड़ी का दरवाजा खुलता है और एक 27 साल का आदमी अंदर आता है। उस लड़की को उस हालत में देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, मानो उसे ये सब पता हो। किसी की प्रेजेंस महसूस करके वह लड़की की कोशिश करते हुए अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाती है, और उस आदमी को देखते ही उसकी आंखों में चमक, खुशी का प्रकटीकरण होता है। उसने अपने टूटे फूटे शब्दों में कहा, समर, तुम आ गए, मुझे पता था तुम मुझे बचाओगे। प्लीज मुझे यहाँ से चलो। उस लड़की ने अपने सामने खड़े शख्स, समर, को देखते हुए कहा। उसे पूरा यकीन था कि समर उसे बचा लेगा। आखिर वह उसका पति और उसके होने वाले बच्चे का बाप है। कि तभी समर ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ? समर के ऐसे बातें सुनकर उस लड़की के दिल में एक टीस उठी। उसे समझ नहीं आया कि समर उससे ऐसे बात क्यों कर रहा है। वह अपनी सवालिया नज़रों से समर को देखने लगी, क्योंकि वह ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी। तभी उसे हील की टक टक की आवाज़ आती है। उसने देखा कि सामने उसकी बड़ी कजिन समायरा खड़ी थी, जिसने इस वक्त लाल साड़ी, गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर लगाया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी शादी की है। वह लड़की उन दोनों को इस तरह देखकर समझ नहीं पा रही थी। उसने कहा, दी, आपने शादी कर ली। उस लड़की की बात सुनकर समायरा ने मुस्कुराते हुए समर के हाथों को पकड़कर खड़ी हो गई और बोली, हाँ मेरी प्यारी छोटी बहन, मैंने शादी कर ली। और पता है किससे? तुम्हारे पति से। समायरा की बात सुनते ही मानो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा हो। उसे विश्वास नहीं हुआ, आखिर समर उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। वह अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में समर से बोली, समर, ये सब क्या है? प्लीज मुझे बताओ, क्या दी जो बोल रही है वह सच है? हाँ, तुम जो सुन रही हो, जो देख रही हो, सब सच है, समर ने समायरा के कमर में हाथ डालते हुए कहा। समर की हरकत और उसकी बातें उस लड़की को किसी कांटे की तरह चुभ रही थीं। आखिर उसका पति उसी की बड़ी बहन से शादी के चुका है। उसके ऊपर क्या बीत रही है, ये सिर्फ वही जान सकती है। उस लड़की के आंसू किसी झरने के तरह बहने लगे। वह बहुत हिम्मत बटोरकर रोते हुए समर से बोली, तुम ऐसा कर सकते हो मेरे साथ? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? मेरे बारे में न सही, कम से कम हमारे बच्चों के बारे में ही सोच लेते। क्यों समर, तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? फिर समायरा की तरफ देखते हुए, और दी, आपको शर्म नहीं आई? अपनी बहन के पति के साथ शादी कर ली। आखिर क्यों आप दोनों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह भी यही विचार कर रही थी कि ये जो सामने है, वो सिर्फ एक सपना हो। लेकिन तभी उसे अपने बालों में बहुत तेज दर्द होता है, क्योंकि समर ने उसके बालों को बेदर्दी से पकड़कर पीछे खींच दिए थे और उससे नफरत और गुस्से से बोला, जुबान बहुत चलने लगी है तेरी, और ये जो हमारा बच्चा कर रही है, वो मेरा बच्चा नहीं है। ये बच्चा तो उस रिधान का है, क्योंकि तेरे साथ उस दिन मैं नहीं था, बल्कि रिधान सोया था।
समर के मुंह ऐसे बात सुनकर उस लड़की का दिल धड़कना बंद हो चुका था। आखिर वह कैसे अपने पति को पहचान नहीं पाए, उससे इतना बड़ा धोखा। वह आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही समायरा उसके करीब आकर एक तिरछी मुस्कान देते हुए बोली, अभी तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। मैं तुम्हें पूरी पिक्चर बताती हूँ। वो क्या है ना, इंसान को मरने से पहले सच बताना जरूरी होता है, वरना वो मरने के बाद एक बुरी आत्मा बनकर भटकेगा, और मैं नहीं चाहती मेरी प्यारी बहना इस तरह से भूत चुड़ैल बनकर भटकों। समायरा ने कहा और हंसने लगी। वही वो लड़की कभी अपने पति समर को देखती और कभी समायरा को उससे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों उसे इस तरह से धोखा देंगे। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये कि समर ने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि वो तुमसे प्यार करता है, बल्कि इसलिए कि ताकि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर ले। और देखो, यही हुआ। तुमसे शादी करने के बाद हमने तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प ली और तुम्हें एक नौकर की जिंदगी जीने दी। तुम समर के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि सब कुछ खुशी खुशी सहने लगी। तुम्हें तो वो रिधान भी गलत लगने लगा। और देखो, हमने तुम्हारे दिमाग में जो भरा वही तुमने माना, और बेचारे उस रिधान को जान से मार दिया। वो लड़की अभी तक ये सब सुनकर समायरा की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भरी थीं। कुछ भी कहने की उसमें हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन क्या करती बेचारी। आज उसे वो सच पता चल रहे थे जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। तभी उसे समर की बात सुनाई दी। तुम्हें पता है, उस रात मैंने ही तुम्हारे ड्रिंक में ड्रग मिलाया था और मिस्टर ओबरॉय को तुम्हें एक रात के लिए बेचना चाहता था। तुम्हारे बदले वो मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए देने को तैयार थे, लेकिन उस रिधान ने तुम्हें बचा लिया और तुम उस रात उसके साथ थीं। इसलिए मैंने तुम्हारे मन में उस रिधान के खिलाफ गलत फहमी भर दी। उस दिन उसे सारा सच पता चल गया था और मैं उसे मारने वाला था, लेकिन तुम आ गई और तुमने उसे जान से मारकर मेरा काम आसान कर दिया। समायरा आगे बात कंटिन्यू करते हुए बोली, वो बेचारा कहता गया कि वो बेकसूर है, लेकिन तुमने उसकी एक नहीं सुनी। चलो, अच्छा किया। वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं था, हमारे काम की तुम थी, माही अग्रवाल। उस लड़की यानी माही के आंखों से आंसू बहते हुए जा रहे थे। वह रोते हुए बोली, तुम दोनों ने सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला और मुझे बर्बाद किया। और समर, तुमने तो बहुत वादे किए थे, वो सब तोड़ दिए। आखिर ऐसी क्या गलती थी मेरी। माही लगातार रो रही थी, उसे बहुत अफसोस हो रहा था। तभी समर ने कहा, अब ये रोना धोना वाला ड्रामा बंद करो, क्योंकि अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है और हम दोनों की खुशियां आने का क्यों स्वीट हार्ट। समर ने समायरा को माही के सामने किस किया और वहां से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद झोपड़ी में जोर का धमाका होता है और वो झोपड़ी अब आग की लपटों में थी। अंदर से माही की चीख लगातार सुनाई दे रही थी। माही की वो दर्दनाक मौत, उसकी चीखें मनाओ जंगल के कोने कोने में गूंज रही थीं। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अगर भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया तो मैं तुम दोनों को किए की सजा दूंगी और वो सारे बदले लूंगी। वो हर एक दर्द तुम्हें दूंगी जो तुमने मुझे दिया। माही खुद से बोलते हुए अपने माइंड शुरू से लेकर सब सोचने लगी। उसके दिमाग में एक फिल्म की तरह सब चल रहा था। कुछ वक्त बाद उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं और वो झोपड़ी अब राख में बदल चुकी थी। चैप्टर 2, एक नई शुरुआत। माही का रिधान की साइड लेना। मुंबई के सबसे पॉश इलाके में जहां पर दुनिया के बिलियनियर और बिजनेसमैन रहे थे, वहीं पर एक सबसे बड़े विला में जो बाकी विला की अपेक्षा में बहुत बड़ा और खूबसूरत था, ग्रे ब्लैक और वाइट थीम में रंगा हुआ वो विला सबसे अलग और आकर्षक लग रहा था। वो चारों तरफ से गार्डन और पेड़ पौधे से कवर था। उस विला में एक बड़े से आलीशान मास्टर बेडरूम में ये बेडरूम बड़ा लग्जरियस और खूबसूरत था। रूम से अटैच्ड बड़ा सा बाथरूम जिसमें बाथटब और शावर के लिए अलग अलग जगह थी, वही उसी रूम से जुड़ी एक वॉकिंग क्लोजेट थी और सबसे खास पार्ट वो थी रूम की बालकनी, जिससे सामने सनसेट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक लगता था और वहां से नेचर की खूबसूरती भी पता चलती थी। उसी रूम के बड़े से किंग साइज बेड में एक 20 साल की खूबसूरती सी लड़की बेहोश लेती हुई, उसके हाथों के ग्लूकोज की ड्रिप लगी थी और माथे में पट्टी। उसका गोरा बेदाग रंग उस ब्लैक कलर की बेड शीट में खिल रहा था। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का मैक्सी गाउन पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल पिलो पर फैले हुए थे।
नहीं। अचानक उस लड़की की आंख एक चीख के साथ खुली। ये मैं कहाँ हूँ? उसने चारों तरफ देखा, तभी उसे ये कमरा कुछ जाना पहचाना लगा। ये मैं रिधान के रूम में हूँ। लेकिन मैं तो मर चुकी थी और ये मेरे हाथ में ड्रिप। वो लड़की अपनी आंखों में परेशानी लिए खुद से सवाल करते हुए अपने चेहरे को छूने लगती है, क्योंकि इस वक्त उसके चेहरे शरीरी पर किसी भी तरह के चोट का निशान नहीं था कि तभी उसकी नज़र बेड के साइड टेबल में रखे फोटो फ्रेम वाले कैलेंडर में गई। समय और तारीख देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या सच में मेरा पुनर्जन्म हुआ है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अपनी किताबों और नॉवेल में ही इसके बारे में पढ़ा है। अगर ये सच है तो मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया अपनी गलती सुधारने का और उन लोगों से बदला लेने का। मैं इस बार वो मासूम माही नहीं बल्कि माही अग्रवाल बनकर जाऊंगी। उन लोगों को उनकी औकात जरूर दिखाऊंगी। माही की हरी आंखों में इस वक्त नफरत और गुस्से के मिले जुले भाव थे। एक तरफ वो बहुत खुश थी कि भगवान ने उसे मौका दिया उन लोगों से बदला लेने का, और दूसरी तरफ उसे इस बात का बहुत दुख था कि आखिर उसके सामने समर की सच्चाई थी, जिसने उसकी बड़ी बहन के साथ मिलकर उसे धोखा दिया। माही ने रूम के चारों तरफ देखा और याद करने लगी कि वो अपनी जिंदगी के लगभग 2 साल 6 महीने पहले वापस आ चुकी है। ये यही समय था जब वो कॉलेज से सीधा समर के लिए उसका बर्थडे गिफ्ट लेने मॉल जा रही थी। वो इस वक्त अपने मोबाइल में समर के लिए गिफ्ट ऑप्शन देखने में बहुत बिजी थी कि रोड क्रॉस करते हुए उसे सामने से आती हुई कार नहीं दिखी और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये तो शुक्र था कि उस कार वाले ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, इसलिए माही को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। उसे सिर्फ माथे में थोड़ी चोट आई थी। तभी कार से रिधान निकलता है और उसने जैसे ही माही को देखा वो तुरंत उसे अपने घर ले आता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है। ये सोचते ही माही की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में रिधान को जान से मार डाला था। आखिर वो उससे नफरत करती थी, लेकिन वो नफरत भी समर ने उसके दिमाग और दिल में डाली थी, क्योंकि रिधान हर वक्त माही को प्रोटेक्ट करता था और उसे प्यार भी करता था। लेकिन समर ने माही के दिमाग में रिधान की प्ले बॉय वाली छवि बना दी थी। वो अपने ख्यालों में बिजी थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि इस वक्त कौन था, इसलिए वो तुरंत वापस आंख बंद करके लेट जाती है। रिधान रूम में आता है। वो दिखने में किसी ग्रीक गॉड की तरह था। रिधान एक हैंडसम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला था। उसके ब्राउन सिल्की हेयर हमेशा उसके माथे पर आके उसके लुक को इन्हेंस कर देते थे, और उसकी वो ब्लू आइज जिसे पूरी दुनिया की लड़कियां देखकर पागल हो जाती थी। लेकिन ये तो किसी और ही आंखों का दीवाना था। रिधान अंदर आते ही बेड पर लेटी हुई माही को देखता है। उसके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं था। वो माही के सिरहाने आके बैठकर उसके बालों को सहलाने लगता है। रिधान के टच से माही के शरीर के एक अजीब से उलझन होने लगती है कि तभी उसे याद आता है कि पीछे जन्म में वो जब होश आने पर रिधान को अपने सामने देखती है तो उसे एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो अपने इस हालत का जिम्मेदार रिधान को मानती थी। माही अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। तभी उसे कुछ जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। माही, माही, तुम ठीक हो ना? ये आवाज़ समर की थी। माही इस आवाज़ को भला कैसे भूल सकती थी? उसे समर की आवाज़ और उसे प्रेजेंस ही नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे उसे अपने पास्ट का याद आता है कि वो कैसे समर जैसे धोखेबाज इंसान पर भरोसा करके इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माही को यहाँ लाने की और उसकी ये हालत? रिधान, तुम जानते हो ना कि माही मेरी मंगेतर है, फिर भी तुम। समर आगे कुछ बोलता उससे पहले ही रिधान ने उसे एक गुस्से वाली नज़र से देखा और कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी मंगेतर को अपने घर अपने रूम में लेके आने का। वो तो मेरी कार से एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया, और अब तुम आ गए हो तो ले जाओ अपनी मंगेतर को। रिधान की बातें माही को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो जानती थी कि रिधान माही से नाराज रहता है और उसकी हरकतें भी ऐसे ही थी कि वो समर पर भरोसा करके रिधान को हमेशा गलत कहती और उससे नफरत करती। माही अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसे होश में आता हुआ देखकर रिधान जैसे ही उसके करीब बढ़ता कि उससे पहले ही समर माही के पास जाकर उसे आराम से बेड में बिठाने लगता है। समर के हाथ माही के कंधे के छू रहे थे, जिससे रिधान की मुट्ठी आपस में कस जाती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी कि रिधान माही को टच करे या उसके पास भटके। समर माही के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हुए अपने चेहरे पर परेशानी लाते हुए उसके हाथ पकड़ा है और बोला, माही प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं था। तुम अब कैसा फील कर रही हो? समर की बातें और उसका चेहरा देखने से ही माही को गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो समर को अभी यही जान से मार दे, लेकिन वो ऐसे आसानी से नहीं मार सकती थी। वो भी उसे तड़पा तड़प कर अपना बदला लेगी। उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, मैं अब ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह।
थैंक गॉड तुम ठीक हो, तुम अभी के अभी मेरे साथ घर चल रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी ये हालत किसने की। इस रिधान ने इसी के जानबूझकर तुम्हें टक्कर मारी ताकि ये तुम्हें जान से मार सके और तुम्हें मुझसे दूर कर सके। समर की बात सुनकर माही को यकीन हो रहा था, क्योंकि वो हर वक्त रिधान और बाकी सब के लिए ऐसे ही भड़काया करता था। वही रिधान जब उसकी मुंह से ऐसे बात सुनता है तो उसका पारा हाई हो जाता है, लेकिन वो माही के सामने कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने गुस्से को काबू करना ही ठीक समझा। वही माही जैसे ही रिधान को देखती है तो उसकी आंखों में गुस्सा देखकर समझ जाती है। वही समर तो खुश था कि एक बार फिर वो माही को रिधान के खिलाफ करने में जीत गया, लेकिन उसकी ये जीत ज़्यादा देर तक टिकी नहीं रही, क्योंकि माही ने कहा, नहीं, इसमें रिधान जी की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो मैं ही थी जो उनकी कार के सामने आ गई और उन्होंने तो सही समय पर मेरी जान बचाई है। थैंक यू रिहान जी। उद्धरण चिन्ह। माही की बातें समर और रिधान दोनों को कंफ्यूज कर चुकी थी। समर अपने माइंड में सोचने लगा, ये अचानक इसे क्या हुआ? कल तक तो ये मेरी सारी बात मानती थी और आज अचानक से रिधान की बढ़ाई कही। इस रिधान ने कुछ किया तो नहीं? वही माही की बातें सुनकर रिधान भी अपने मन में सोच रहा था, कल तक मुझे नफरत करती थी और बेइज्जत करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी, और आज रिधान जी इतनी रिस्पेक्ट के साथ बात कर रही है। लगता है चोट के साथ साथ इसकी मेमोरी में फर्क पड़ा है, बुद्धू कहीं की। समर ने माही की बात पर कहा, उद्धरण चिन्ह, पर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम भूल गई क्या कि ये रिधान ने ही तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी? समर आगे कुछ कहता उससे पहल ही माही साफ लफ्जों में बोली, समर प्लीज़, उस वक्त मैं मौजूद थी और मुझे पता है कि मेरी गलती है, क्योंकि मैं अपने फ़ोन के बिजी थी, इसलिए बार बार किसी पर इल्ज़ाम मत लगाओ और मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज़, मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दो चलकर। उद्धरण चिन्ह। माही ने जानबूझकर समर से घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि वो अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे किसी को शक हो। वही रिधान ने एक पल के लिए देखा और फिर वहां से चला गया। समर के माही को सपोर्ट दिया और उसके घर तक ड्रॉप कर दिया। पूरे रास्ते भर दोनों के बीच बात नहीं हुई, क्योंकि माही ने ये कहकर मना कर दिया था कि उसके सर में दर्द है तो वो थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी। थोड़ी ही देर में समर माही को जैसे ही घर में लाया तो सब लोग परेशान हो गए। माही तुरंत जाकर अपने पापा राजीव जी को गले लगा लेती है। राजीव जी भी उसे अपने बाहों में भर लेते हैं और परेशान होते हुए बोले, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? कुछ नहीं पापा, बस थोड़ी सी चोट है, माही ने कहा और फिर अपने मम्मा सिया जी के गले लग गई। सबसे मिलने के बाद वो अपने रूम में चली गई, क्योंकि उसे आराम करना था। चैप्टर 3 शादी की शर्तें, माही की नफरत और गुस्सा। रात का वक्त था। माही ने डिनर अपने कमरे में ही मंगा लिया था, क्योंकि वो अभी अपनी माँ और पापा का सामना नहीं करना चाहती थी। वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेट हुई थी और शुरू से लेकर अब तक जो उसके साथ हुआ वो सब कल्पना कर रही थी। कैसे कैसे समर ने उसे बेवकूफ़ बनाया और वो बेचारी उसके प्यार में इतनी और थी कि उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। जब से उसका पुनर्जन्म हुआ था उसके दिमाग में बार बार समर और समय के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से उसका हाथ उसके पेट में चला जाता है। हमारा बच्चा। माही की आंखों के सामने रिधान का चेहरा घूमने लगता है। माही को इस बात से खुशी हुई थी कि वो समर के बच्चे की मां नहीं बल्कि बालक रिधान के बच्चे की मां बनने वाली थी। माही लेटे लेटे ही रिधान के ख्वाबों में खोई हुई थी। वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही थी कि जब जब समर उसे भड़काने की कोशिश करता था या फिर उसे चोट पहुंचाने की, तो रिधान हमेशा दीवार की तरह उसके सामने आ जाता था। बल्कि रिधान ने माही को कई बार समर और समायरा की सच्चाई बताने की कोशिश की है, लेकिन माही इतनी मासूम और भोली थी कि वो समर की बातों में आसानी से आ जाती थी। माही अपने ख्यालों के बिजी थी कि उसके दिमाग में अचानक से प्लान आता है और वो बहुत खुश हो गई। वो तुरंत उठी और अलथी पलथी मार कर बैठ गई। उसकी खुशी की चमक उसकी आंखों में दिख रही थी। ये चीज़ मैंने पहले कैसे नहीं सोचा। काश मैं उस समर के पीछे न पड़कर रिधान जी का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती तो आज मैं कितनी खुश थी। फिर कुछ सोचते हुए, वैसे अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, मैं अभी भी रिधान जी से बात कर सकती, क्योंकि मुझे समर और उस कमीनी नागिन बहन से बदला लेना है तो मुझे रिधान जी से शादी करनी होगी। ये सब सोचते हुए उसने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर रिधान का नंबर ढूंढने लगती है, लेकिन अफसोस उसने तो रिधान का नंबर सेव ही नहीं किया था। लेकिन तभी उसके दिमाग एक बात आती है। वो तुरंत उठकर अपने स्टडी टेबल की तरफ जाती है और पर्स में कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसे रिधान का विजिटिंग कार्ड मिला जिसमें उसके पीए का नंबर था। ये देख उसके चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई।
वो वापस बेड में बैठते हुए रिधान के पिए नील को कॉल करने लगती है। रात के करीब अभी 12 बजे थे तो 2 से 3 रिंग जाने के बाद ही उधर से नील ने कॉल पिक किया। हेलो कौन? उद्धरण चिन्ह। हेलो नील, मैं माही बोल रही हूँ। माही अग्रवाल, माही ने कुछ सोचते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नील अपने सामने बैठे रिधान को देखने लगा जो इस वक्त अपने लैपटॉप के मीटिंग अटेंड कर रहा था। तो कभी फ़ोन को उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि माही उसे कॉल कर सकती। वो अच्छे से जानता था कि माही और रिधान के बीच कैसा रिश्ता है। उसे कोई जवाब न देता हुआ देखकर माही ने दोबारा से कहा, हेलो, आप सुन रहे हैं ना? उद्धरण चिन्ह। जी मैम, बताइए, नील अपने होश में आते हुए बोला, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसके कहने पर माही अपनी मासूम सी आवाज में बोली, वो मुझे रिधान जी से बात करनी है, क्या आप मेरी बात करवा दोगे? उद्धरण चिन्ह। माही की बात सुनकर नील को दूसरा झटका लगा। वही रिधान जो तब से नील के एक्सप्रेशन देख रहा था। उसने अपनी मीटिंग ओवर करते हुए नील से कहा, किसकी कॉल है और ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए है? बॉस, वो माही मैम की कॉल है, वो आपसे बात करना। नील आगे कुछ बोलता उससे पहले ही रिधान ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और अपने कान पर लगाते हुए बोला, हेलो। माही, जो रिधान की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो चुकी थी, उसको धड़कन की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ने लगी थी। वही रिधान भी फ़ोन से माही की सांसों को सुन रहा था। वो माही को बचपन से ही चाहता था, लेकिन माही की खुशी समर में देखकर वो माही से दूर रहने लगा था, पर दिल कहाँ मानता है। हेलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, माही ने धीमी मगर मैग्नेटिक आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर रिधान ने हम जवाब दिया और कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। रिधान बाहर से तो खुद को कठोर दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश था। उसकी बात सुनकर माही ने कहा, मैं अभी आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो बात करनी है वो फ़ोन पर नहीं बल्कि मिलकर करनी है। क्या आप फ्री है? उद्धरण चिन्ह। माही की बातें सुनकर रिधान खुश हुआ, लेकिन अचानक से माही का मिलना उसे समझ नहीं आया। फिलहाल उसने ये सब साइड किया और माही से कहा, मैं न्यू एरा गार्डन के पास तुम्हारा वेट करूंगा। उद्धरण चिन्ह। मैं बस 5 मिनट में आई, माही ने कहा और कॉल कट कर दिया। माही के घर से 100 मीटर की दूरी पर ही न्यू एरा किंडर गार्डन था। माही जल्दी से अपनी स्लीपर पहनती है और चुपके से घर से निकलती है। उसने पहले अपने मॉम डैड का रूम देखा तो उसके मम्मा पापा आराम से सोते थे और घर में भी सब लोग अपने अपने रूम में सो रहे थे। वो चुपके से घर के बाहर निकलती है और चली जाती है, लेकिन समायरा ने उसे घर से बाहर निकलते हुए देख लिया था। ये इतनी रात को चोरों की तरह घर से क्यों निकल रही है? क्या मुझे इसका पीछा करना चाहिए? लेकिन इतनी रात को जाएगी कहाँ? समायरा के दिमाग में यही चल रहा था। उसका मन नहीं माना, इसलिए वो भी माही का पीछा करने के लिए तैयार हो जाती है। वही माही बड़ी स्पीड में रिधान की कार के पास पहुंचती है और रिधान को ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ देखकर माही पैसेंजर सीट कर दरवाजा खोलकर बैठ जाती है और कार स्पीड से निकल लेती है। वही समायरा ने माही को कार में बैठता हुआ देख लिया था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो कार पहचान नहीं पाई। ये माही इतनी रात में किसके साथ जा रही है और ये कार किसकी है? समायरा अपने दिमाग में ये सब लाते हुए वापस अपने घर आ जाती है। दूसरी तरफ कार में रिधान ड्राइव कर रहा था। उसने आज सिंपल ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहन रखी थी, बट उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, हमेशा की तरह सख्त और आकर्षक। लेकिन उसकी नज़र बार बार अपने बगल में बैठी माही पर जा रही थी, जो इस वक्त अपने डोरेमोन वाले नाइट सूट में किसी क्यूट बेबी डॉल की तरह लग रही थी। उन दोनों के बीच अभी कोई बात नहीं हो रही थी। कार में पूरी तरह से शांति थी। कुछ देर तक ऐसे ही ड्राइव करने के बाद रिधान के हाईवे साइड किनारे कार रोकी और माही की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ सच में बात करने आए हो या फिर मेरा टाइम वेस्ट करने? रिधान की बातें सुनकर माही ने उसकी गहरी नीली आंखों की तरफ देखा और कहा, मुझे आपसे बात करनी है, वो भी बहुत जरूरी। उद्धरण चिन्ह। तो इतनी देर से मुंह में दही जमा कर क्यों बैठी हो, या फिर आज डिनर में फेविकोल खाया है क्या जो तुम्हारी जबान खुल नहीं रही है? रिधान को माही की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी ऐसे बातें सुनकर माही कहाँ चुप बैठने वाली थी। उसने अपनी लिटिल फिंगर रिधान की तरफ पॉइंट करते हुए मासूमियत से कहा, आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते हैं। मैं तो यहाँ आपको एक अच्छी न्यूज़ देने आई थी और आप मुझसे गुस्सा दिखा रहे हैं। माही के चेहरे पर गुस्से के साथ मासूमियत वाला कॉम्बिनेशन देख रिधान पिघल रहा था, फिर भी वो अपने आप को शक बनाते हुए बोला, अब बोलोगी क्या? बात करनी है? मैं
आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ, माही ने कहा और अपनी नज़रें झुका ली क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शर्म भी आ रही थी। उसकी बात सुनकर रिधान को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया कि माही ने अभी अभी कहा क्या, वो हैरानी से माही की तरफ देखते हुए बोला, तुम ऐसा मजाक करने मेरे साथ आए हो? माही, तुम्हें आइडिया भी है कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर तुम्हारा ये मजाक सुनने आया हूँ? मैं मजाक नहीं कर रहे ही रिधान जी, मैं सच में आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं उस समर से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो एक नंबर का धोखेबाज इंसान है। उसे मुझसे नहीं, मेरे पैसे प्रॉपर्टी से प्यार है। माही की आंखें गुस्से से अंगारे उगल रही थी। उसकी ऐसे बातें सुनकर रिधान अभी अभी शौक में था। अचानक से माही को क्या हुआ, जो कल तक समर नाम की माला जपते रहती थी और आज अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन? मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? जरूर उस समर के साथ प्लानिंग करके आए हो ताकि फिर से कोई नया एलिगेशन लगाकर मुझे जलील कर सको। रिधान ने गुस्से में कहा, क्योंकि माही हमेशा से अपनी नफरत के आगे ऐसे ही करती थी। वही माही ने जब रिधान की बात सुनी तो उसकी आंखें नम हो गई। वो अच्छे से समझ रही थी कि यहाँ उसकी गलती है, लेकिन वो इस वक्त कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने रिधान से कहा, मैं अपने मम्मा पापा की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अब पहले जैसे नहीं रही, मैं बदल चुकी हूँ। और इस बदलाव की वजह, मुझे समर और समायरा की सारी सच्चाई पता चल गई है। मैं उन दोनों से बदला लेना चाहती हूँ और वैसे भी दादाजी की विल के हिसाब से मुझे अगले महीने शादी करनी ही होगी, तो मैं उस समर से नहीं बल्कि आपसे शादी करना चाहती हूँ, माही ने रिधान की आंखों में देखते हुए कहा। रिधान को माही की आंखों में सच्चाई पता चल रही थी। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो कोई नहीं, मत करिए शादी, वैसे भी आने वाले समय में आपको खुद पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे घर छोड़ दीजिए, माही ने कहा और खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। तभी उसके कानों में रिधान की आवाज़ पड़ी, कल सुबह 10 बजे तैयार रहना, मैं मैरिज रजिस्टर ऑफिस के बाहर मिलूंगा। रिधान की बात सुनकर माही के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो खुशी खुशी रिधान से बोली, उद्धरण चिन्ह, थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी, वो ये कि जब तक मैं समर और समायरा का सच अपने मम्मा पापा के सामने न ला पाऊँ तब तक ये शादी सीक्रेट रखनी पड़ेगी, और मेरी कुछ शर्त भी है, क्या आप मानोगे? तारांकन, हम बोलो, रिधान ने कहा, लेकिन वो माही से शादी करने के लिए खुश था। पहली शर्त ये कि हम दोनों ये शादी छुपा कर रखेंगे। दूसरी शर्त ये कि आप बिना परमिशन के मुझे टच नहीं करोगे, आई मीन वो वाला जो एक पति पत्नी के बीच होता है, क्योंकि अभी मैं उसके लिए थोड़ा टाइम लेने वाली हूँ। उद्धरण चिन्ह, माही की दूसरी शर्त सुनकर रिधान की भौहें आपस में सिकुड़ गई। क्या ये लड़की मुझे ठरकी समझती है क्या, जो ऐसे फालतू की शर्तें रख रही है? उद्धरण चिन्ह, और कोई बची है वो भी बता दो, रिधान ने घूरते हुए कहा। हाँ, तीसरी ये कि अब हम दोनों की शादी हो जाएगी तो आप किसी भी दूसरे लड़की की तरफ नहीं देखोगे, न किसी तरह का अफेयर। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसे रिधान की आवाज़ सुनाई दी, तुम मुझसे समझती क्या हो? मैं तुम्हें कोई प्ले बॉय लगता हूँ क्या? उद्धरण चिन्ह, मैंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि लोग आपके बारे में ऐसा बोलते हैं। फिलहाल लोगों की बातों पर मुझे भरोसा नहीं है, पर फिर भी आप इतने हैंडसम हैं तो लड़कियों की नीयत डोल जाती है, इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ। माही की मुंह से खुद की तारीफ सुनकर रिधान का दिल जोर से धड़कने लगा। वो सच में बहुत हैंडसम है। रिधान आगे अपनी बात पूरी करता हुआ बोला, मेरी भी एक शर्त है। जी कहिए, माही ने बड़े ही प्यार से कहा। तुम अपने बीवी वाले सारे फर्ज निभाओगी, जैसे मेरे लिए खाना बनाना, नहाने से पहले मेरे कपड़े निकालना, मेरी बातें सुनना, मानना और। उद्धरण चिन्ह, हाँ मैं समझ गई, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, तो अब कल शादी करे, माही ने कहा। उसकी बात पर रिधान मुस्कुराकर बोला, शादी की शर्तें हो गई और अब कल शादी होगी, लेकिन एक बार फिर से सोच लेना, कहीं तुम अपनी बात से मुकर ना जाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट, मैं माही अग्रवाल अपनी बात से कभी नहीं मुकरती, मैं कल टाइम पर आ जाऊंगी। अब घर चले, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो फिर मैटर खराब हो जाएगा। माही की बात पर रिधान ने अपना सर हाँ में हिलाया और कार माही के घर की तरफ मोड़ ली। चैप्टर 4, माही और रिधान की शादी। कसक को माही का सच पता चला। सुबह हो चुकी थी। माही अपने रूम में इस वक्त रेडी हो रही थी। आज उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी, वही उसका दिल भी आज सुबह से उससे बगावत कर रहा था।
उसने आज रेड कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था जिसमें उसका गोरा रंग खिल रहा था। वो अपने बालों को खुला छोड़कर क्लचर की हेल्प से बांध लेती है। तभी उसके रूम में सियाजी आती है। माही को आज इस ड्रेस में देखकर सियाजी हैरानी से बोली, माही बेटा आज कुछ खास है क्या? तुमने आज सूट पहना हुआ है? नहीं मम्मा, बस वो आज कॉलेज में एनुअल फंक्शन के लिए डांस प्रैक्टिस करना है इसलिए। माही सियाजी से प्यार से बोली। सियाजी माही को देखती है जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो अपने आंखों से काजल का काला टीका लेकर माही के कान के पीछे लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची को नजर ना लगे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि आज हम सबको समर के घर जाना है डिनर पर, तुम शाम को रेडी रहना। सियाजी ने कहा तो माही ने उनकी बात पर हाँ में सर हिला दिया। तो सियाजी वहां चली गई लेकिन माही शांत नहीं बैठने वाली थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो आज की रात ऐसे ही नहीं जाने देने वाली थी। फिलहाल मैं अपनी शादी पर फोकस करती हूँ, फिर रात की प्लानिंग करूंगी, माही ने खुद से कहा। तभी उसे याद आया कि उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड कसक को मानना है, क्योंकि पिछले जन्म के अकॉर्डिंग उसने समर के लिए अपनी खास दोस्त कसक से भी लड़ाई कर ली थी और हमेशा हमेशा के लिए अपनी दोस्ती खत्म कर दी थी। उसने अपने फ़ोन एक मैसेज लिखा, कसक मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे गुस्सा है, पर इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मुझे 10 बजे मैरिज रजिस्टर ऑफिस के सामने मिलना। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम और मेरी कसम मिलने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पर प्लीज़ आ जाना। इतना लिखने के बाद माही के कसक को सेंड कर दिया और खुद को होप देते हुए बोली, सब ठीक होगा माही, अब वक्त आ गया है उन लोगों को उनकी औकात दिखाने का। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद मैरिज रजिस्टर ऑफिस के सामने माही की कार आकर रुकी। वो सबसे पहले कार से निकलती है और अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाते हुए देखती है कि उसे एक साइड 21 साल की लड़की दिखती है जिसने इस वक्त ब्लू टॉप के साथ ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी और हाथ में बैग लिया था। उसे देखकर माही जल्दी से उसकी तरफ जाती है और उसे गले से लगा लेती है। अचानक किसी के गले लगा लेने से कसक चौंक जाती है, लेकिन फिर माही को देखकर वो थोड़ा रिलैक्स होती है। वो माही से अभी भी नाराज थी, इसलिए उसने माही को गले नहीं लगाया। उसकी नाराजगी देखकर माही मायूस हो जाती है। वो कसक का हाथ पकड़कर बोली, आई एम सॉरी कसक, जो मैंने तेरी बात कर भरोसा नहीं किया, लेकिन मुझे सब सच पता चल गया है और अब मैं समर और समायरा से बदला लेकर रहूंगी, पर इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उद्धरण चिन्ह। माही की बात सुनकर कसक उसे घूर कर देखने लगी, जिससे माही को यकीन हो गया कि वो इतनी जल्दी माही की बातों के यकीन नहीं करने वाली। इसलिए उसने दोबारा से कसक को भरोसा देते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर अभी ट्रस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम खुद देख लेना कि मैं बदल गई और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिलहाल तुम अंदर मेरे साथ चलो, मैं शादी करने जा रही हूँ। माही की शादी वाली बात सुनकर कसक अपनी आंखों से घूरते हुए माही से बोली, वाह माही, क्या गेम खेला। अभी मुझसे कह रही थी कि तू समर से बदला लेना चाहती है और अब तू उसी से शादी कर रही है। तू न गिरगिट से भी तेज रंग बदलती है। वही कसक की बता सुनकर माही अपने पर हाथ मरते हुए बोली, अरे पागल लड़की, मैं उस गधे समर से नहीं बल्कि उससे, रिधान की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, शादी करने जा रही हूँ। कसक ने जैसे उधर देखा तो पाया कि रिधान इस वक्त ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में अपने पीए नील के साथ खड़ा था। इस वक्त वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने अपने नीली नीली आंखों पर ब्लैक कलर के शेड्स चढ़ाए हुए थे। उसे देखकर कसक चौंकते हुए बोली, रिधान ओबरॉय से, हाँ अब चल, तुझे पता है उनका वक्त कितना कीमती है, अगर हम जरा सा भी लेट हुए तो उनका मूड बदल सकता है। माही कसक का हाथ पकड़ती है और उसके साथ अंदर जाने लगती है। पर तूने अचानक रिधान से शादी करने का फैसला। कसक आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माही ने कहा, बस ये शादी हो जाए फिर मैं तुम्हें आराम से सब सच बताऊंगी। प्लीज़, माही रिक्वेस्ट करते हुए बोली, जिससे कसक ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ ही देर में मैरिज का प्रोसेस चालू हो गया था। रिधान और माही ने कुछ पेपर पर साइन किया। रिधान ने अपने पॉकेट से एक डिब्बी निकाली जिसमें एक पेंडेंट था, उसे माही के गले में पहना दिया और हल्का सा सिंदूर लेके माही की मांग में भर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस सन मैम, आज से आप दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, नील ने बधाई देते हुए कहा। वही रिधान माही के करीब जाकर उसके माथे पर हल्की सी किस करते हुए उसके कान के पास जाकर बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और अब मुझसे दूर जाने का तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है मिसेज ओबरॉय।
मैं शादी का मतलब समझती हूँ मिस्टर ओबरॉय, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। माही ने भी फुल एटीट्यूड में रिधान को जवाब दिया। उन दोनों की बातें और उन्हें इतना करीब देखकर नील और कसक दोनों को चक्कर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद माही और कसक इस वक्त कॉलेज के ग्राउंड में बैठे हुए थे। माही ने अब तक की सारी बातें कसक को बता दी थी, यहाँ तक कि अपना पुनर्जन्म भी। उसकी बातें कसक को किसी फिल्मी दुनिया की तरह लग रही थी। उसने माही से कहा, तू मुझे इस वक्त किसी नॉवेल की हीरोइन लग रही है। वैसे मैं ये सब बातों पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन तू कह रही है तो मैं एक बार तुझ पर भरोसा कर सकती हूँ। वैसे ये बता, तुझे जब समर और समायरा की सच्चाई पता चल गई है तो फिर तू डायरेक्ट जाकर अंकल आंटी से बता क्यों नहीं देती, और ये रिधान से शादी करने का फैसला, ये मुझे समझ नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। कसक की बात सुनकर माही ने एक गहरी सांस भरी और कहा, बाय नहीं, ऐसे मैं तुरंत नहीं बता सकती। जैसे उन लोगों ने मेरे साथ किया है वैसे ही मैं भी उन दोनों के साथ करूंगी। और रही बात रिधान की, तो यार शादी तो मुझे करनी थी, तभी तो ये सारी प्रॉपर्टी बिजनेस मेरे नाम होता। तुझे पता है ना दादाजी ने विल में क्या लिखा है कि जब मैं शादी करूंगी तभी ये प्रॉपर्टी और बिजनेस मेरे नाम होगा, वरना सब ट्रस्ट में चला जाएगा, जो मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। मैं अपने दादू और पापा की मेहनत को ऐसे पानी में नहीं बहने दूंगी। और रही बात रिधान से शादी करने की, तो वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और वो कभी मेरे प्रॉपर्टी और बिजनेस के लिए मुझसे रिलेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके पास खुद का इतना बड़ा बिजनेस और वो मुझे अच्छे भी लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। माही लास्ट की लाइन बोलते बोलते ब्लश करने लगती है। उसे इस तरह से देखकर कसक उसके कंधे पर हल्का सा मरते हुए बोली, ओहो मैडम ब्लश कर रही है, लगता है धीरे धीरे मैडम जी को हमारे रिधान साहेब से प्यार हो गया है। कसक की बात सुनते ही माही का दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी माही ने कसक से कहा, यार आज मॉम ने बताया कि समर के घर पर दिन है, तो तू भी मेरे साथ चल रही है, क्योंकि आज मैं समर को ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो याद रखेगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए माही कसक के कान में कुछ प्लानिंग के बारे में बताती है, जिसे सुनकर कसक उसे कंफ्यूज्ड नजरों से देखते हुए बोली, आर यू श्योर माही, क्या ये काम करेगा? हम बहुत अच्छे से, बस अब आज रात का इंतजार है। माही की आंखों में के कॉन्फिडेंस दिख रहा था, अपना बदला लेने का जुनून। चैप्टर 5 रिधान का माही को किस करना। माही ने समर को दिया जवाब। रात के करीब 7 बज रहे थे। अग्निहोत्री परिवार समर के घर दिन में जाने के लिए रेडी हो चुका। वो सब माही का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अभी तक रेडी होकर नहीं आई थी। तभी माही की दादाजी राजीव जी से बोले, बेटा माही को बहुत टाइम लग रहा है, कहीं वो भूल तो नहीं गई कि आज उसे हम लोगों के साथ जाना है? नहीं पापा, मैंने उससे कहा था, हो सकता है वो समर के घर जा रही है तो थोड़ा अच्छे से रेडी हो रही हो। आप तो जानते हैं ना माही को, वो समर को कितना मानती है, और ऐसे में उसके घर वालों के साथ दिन के लिए तो थोड़ा उसे अच्छे से रेडी होना चाहिए। सियाजी ने दादाजी की बात सुनकर कहा। उनकी बात पर दादाजी और राजीव जी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया, लेकिन वहां मौजूद 3 लोग बुरी तरह से चिढ़ गए। ये और कोई नहीं, माही की बड़ी मॉम, बड़े पापा और उनकी बेटी समायरा थी। वो तीनों माही से नफरत करते थे, और माही के बड़े पापा संजीव जी अपने छोटे भाई राजीव से बहुत नफरत करते थे। वजह सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसा था। वो कहते हैं ना, पैसा अच्छे अच्छे की औकात और उनकी जगह दिखा देता है। पैसा है तो सब कुछ है, अगर आपके पास पैसा है तो फिर दुनिया आपके कदमों में है। ये बात मेरे हिसाब से सच है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने लोगों को देखा है इस हिसाब से पैसे ज़्यादा मैटर करते हैं। फिलहाल आप सब अपना ओपिनियन देना मत भूलना। थोड़ी देर में माही सीढ़ियों से उतरते हुए अपने रुखपटे को संभालते हुए नीचे आ रही थी। जैसे ही उसे सबने देखा तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। आज माही ने ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ जो फ्लावर प्रिंट था। उस सूट में माही बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माही ने ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, लेकिन उसने अपनी बेसिक पॉन्ड्स की क्रीम, स्विस ब्यूटी की न्यूड ओनियन शेड की लिपस्टिक, आंखों में काजल लगाया हुआ था, माथे में छोटी सी काली बिंदी, कानों में मीडियम साइज के झुमके, बालों को उसने साइड की मान करके खुले छोड़ रखे थे। माही इस वक्त किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। माही नीचे आती है तो सबको अपनी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप सब मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? अगर ऐसा है तो मैं अभी चेंज करके आती हूँ। वो इतना बोलकर जैसे ही मुड़ने को होती है कि तभी सियाजी उसके कंधे से पकड़ उसे अपनी तरफ करती है और अपने आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोली, नहीं मेरी बच्ची, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो।
ब्लैक कलर तुम पर बहुत खिलता है, मेरी बच्ची को किसी की नज़र ना लगे। इतना कहते हुए माही के माथे को चूम लेती है, जिससे माही के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। इस लड़की की किस्मत पता नहीं कैसे है, हर वक्त सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। बस एक बार इसकी शादी समर से हो जाए, फिर मैं इसे इसकी औकात दिखाऊंगी। समायरा के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो माही की खूबसूरती से कितना जलती है। जहां सब माही की तारीफ कर रहे थे, वही समायरा जलकर राख हो रही थी। उससे अब सहा नहीं गया तो बोली, चाची चाचू चले, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं माही की वजह से। उद्धरण चिन्ह। सॉरी दी, पर क्या करूँ, समर मेरा मंगेतर है और मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो इस हिसाब से मुझे रेडी होने में टाइम लग गया, माही ने जानबूझकर समायरा से कहा, जिससे समायरा सुनकर गुस्से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। वही दादाजी सबको चलने के लिए कहते हैं। फिर सब लोग समर के घर डिनर के लिए निकल लेते हैं, क्योंकि उन्हें रास्ते में कसक को भी लिवाना था। 1 घंटे बाद अग्निहोत्री परिवार की कार आकर एक बड़े से महल नुमा विला या मैंशन के सामने आके रुकती है। माही पहले भी यहाँ आ चुकी थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे बहुत ही नर्वस फील हो रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे इस तरह से देखकर कसक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या हुआ माही, तू इतना बेचैन क्यों हो रही है? उद्धरण चिन्ह। पता नहीं कसक, आज से पहले मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन आज पता नहीं क्यों। माही कहते कहते रुक गई, क्योंकि उसके जहन में रिधान का ख्याल आ गया। वही कसक भी समझ चुकी थी, उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो बोली, ओ तो अब मैं समझी। वो क्या है ना, आज तुमने रिधान से शादी की, तो उस हिसाब से आज तुम माही अग्रवाल बनकर नहीं, बल्कि मिसेज माही रिधान ओबरॉय बनकर अपने ससुराल जा रही, इसलिए तुम ज्यादा घबराओ ना, वरना जीजू इस तरह देखकर परेशान हो जाएंगे। कसक के कहने पर माही के गाल हल्के से लाल हो गए। वो कसक को आंख दिखती हुई अंदर जाने लगती है कि तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज आती है, रुक जाओ। कहानी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समर और रिधान के बीच की फैमिली के बारे में जान लेते हैं। रिधान ओबरॉय, बिजनेस किंग ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया गुस्से से कांपती है। हैंडसम तो इतने हैं कि आए दिन न्यूज में इनके बारे में, इनके अफेयर के बारे खबर छपती रहती है, लेकिन इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के नज़रों में रिधान एक प्ले बॉय है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। रिधान अपनी फैमिली से बहुत अलग है, वो किसी से भी नहीं बोलता है। हर्षवर्धन ओबरॉय, रिधान के दादाजी। यशोधरा ओबरिया, रिधान की दादी। हर्षवर्धन जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। अशोक ओबरॉय, हर्षवर्धन जी के बड़े बेटे और रिधान के डैड। रिधान और उसके डैड का 36 का आंकड़ा है, वजह आगे पता चलेगी। लावण्या ओबरॉय, अशोक ओबरॉय की दूसरी पत्नी और समर की मॉम और रिधान की सौतेली मॉम। लालची औरत, समर और रिधान सौतेले भाई है। रिधान की मॉम अपने छोटी बेटी खुशी को जन्म देने के 6 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। ये उनकी डेथ मिस्टीरियस थी। कोमल जी की डेथ होने के बाद अशोक जी लावण्या और समर को घर ले आए थे, जो घर में किसी को पसंद नहीं था। खुशी ओबरॉय, रिधान की छोटी और लाडली बहन, उम्र 19 साल, अभी इंटर पास किया है। अनमोल ओबरॉय, हर्षवर्धन जी के छोटे बेटे, रिधान के चाचा, बहुत ही सीधे है। स्नेहा ओबरॉय, अनमोल जी की पत्नी, रिधान की चाची। कोमल जी के चले जाने के बाद रिधान और खुशी का मां की तरह ख्याल रखा है, बहुत ही अच्छी है। रोहित ओबरॉय, स्नेहा और अनमोल जी का बेटा, रिधान का भाई, रिधान पर जान छिड़कता है। नील, रिधान का असिस्टेंट, इनकी कोई फैमिली नहीं, रिधान को एक एक्सीडेंट में मिले थे। साहिल आहूजा, रिधान का बेस्ट फ्रेंड और एंटरटेनमेंट जगत का सितारा, ये बहुत ही बड़े एक्टर है। राघव मित्तल, रिधान का बेस्ट फ्रेंड। राघव रिधान का अंडरवर्ल्ड का काम देखता है। कुल मिलाकर रिधान ने राघव को अंडरवर्ल्ड का किंग बना दिया है। उसके बहुत बड़े बड़े दूर के कनेक्शन है। सुमेधा चौहान, रिधान की बुआ, लालची और नकचड़ी, ये अपने मायके में ही रहती है, इनके हस्बैंड से इनकी नहीं बनती है। राजेश चौहान, सुमेधा के पति, बहुत ही सीधे हैं, अच्छे हैं। प्रिया चौहान, सुमेधा और राजेश जी की बेटी, MBA लास्ट ईयर है, बहुत ही अच्छी है, अपनी मां से जस्ट अपोजिट। तो ये थे मेरे कहानी के किरदार। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। माही जैसे ही सामने देखती है तो स्नेहा जी अपने हाथों में आरती की थाली लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। आप हमारे घर की बहू बनने वाली है, तो हम ऐसे ही फीका फीका स्वागत थोड़ी करेंगे, स्नेहा जी ने कहा और प्यार से माही की आरती उतारने लगी।
वही लावण्या तो बस मुंह बनाकर देख रही थी। समर इस वक्त मौजूद नहीं था। माही अंदर आती है, सबसे पहले वो सबके पैर छूती है, फिर सबके साथ सोफे पर बैठी थी। तभी समर आता और सबसे पहले माही की फैमिली के पैर छूकर उन्हें ग्रीट करता है। फिर माही की तरफ प्यार से देखते हुए उसके हाथ को पकड़कर बोला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरा मन कर रहा है कि अभी तुम्हें यहाँ से भागा कर ले जाऊं और शादी कर लूं। समर की चीप बातें सुनकर माही मन ही मन बोली, और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें 6 महीने से बिना धुले हुए मुझे सुंघा कर तुम्हें अपनी 10,000 वाली जूती से इतना पीटूं कि तुम्हारी सारी बोलती बंद हो जाए। माही फीकी मुस्कान के साथ तुरंत अपना हाथ हटा लेती है और समर से कहती है, हाँ, भागते तो वो लोग हैं जो कुछ गलत करते हैं, लेकिन मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, फिर मैं क्यों भला तुम्हारे साथ भागूं। माही के सीरियस जवाब सुनकर वहां बैठे सभी लोग माही को देखने लगे, क्योंकि माही ने आज से पहले ऐसे जवाब नहीं दिए। वही समायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, माही से कहा, माही समर मजाक कर रहा है, तुम तो सीरियस हो गई। ओह अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि समर मजाक कर रहा है। इतना बोलकर वो हंसने लगती है। वही समर को माही का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। फिर वो राजीव जी के पास बैठ जाता है और उनसे कहता है, अंकल, मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग आए। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना खुश ही। अब तो मुझे शादी का भी इंतजार नहीं हो रहा है। शादी का या फिर प्रॉपर्टी का। बड़ा आया दोगुला कनीना कुत्ता। माही मन ही मन समर को गाली देते हुए बोल रही थी और कसक के दिमाग भी यही चाल रहा था, वो भी समर को खूब कोस रही थी। तभी राजीव जी ने समर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे तुम्हारी कंपनी का क्या हाल चाल है। उद्धरण चिन्ह, सब अच्छा है अंकल, बस हमें एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हमें इन्वेस्टर की ज़रूरत है। अगर वो मिल जाए तो इस बार हमारी कंपनी की ग्रोथ बहुत होगी, समर ने कहा। रिधान के दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी कंपनी सब कुछ रिधान के नाम कर दिया था, इसलिए समर ने अपनी खुद की एक कंपनी खोली थी जो कि हमेशा लॉस में आती जाती रहती है। वो माही से इसलिए शादी करना चाह रहा था कि क्योंकि माही के दादाजी ने सारी पैसा, प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस सब उसके नाम कर दिया था, जिससे समर को बहुत फायदा होता। आग गया अपनी असली औकात में। पिछले जन्म में तो तुमने मेरे पापा को खूब लूटा, लेकिन इस बार मैं नहीं लूटने दूंगी। ये सोचते हुए माही तुरंत बोली, चिंता मत करो समर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हें जरूर एक अच्छे इन्वेस्टर मिलेंगे और मुझे ये भी पता है कि एक दिन तुम अपनी मेहनत से अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक ले जाओगे। उद्धरण चिन्ह, वही समर जो राजीव जी से इन्वेस्ट करने की उम्मीद से बैठा हुआ था, वो माही की बात सुनकर उसका चेहरा फीका पड़ गया। फिर भी वो झूठी मुस्कान बरकरार रखते हुए बोला, थैंक्स माही, तुम मुझे बहुत समझती हो। उद्धरण चिन्ह, सिया जी चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए स्नेहा जी से बोली, स्नेहा, रिधान कहीं नहीं दिख रहा है। रिधान का नाम सुनते ही माही का दिल वापस से अपनी हरकत करते हुए तेज से धड़कने लगता है। दीदी, आपको तो पता है ना, वो अकेले ही अपने रूम में रहता है, बहुत ही कम वो हम लोगों को दिखता है। सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता है और रात में देर से आता है। स्नेहा जी उदास होते हुए बोली, लेकिन फिर भी वो खुश थी कि रिधान ने उन्हें अपनी माँ जैसा दर्जा दिया था। वही समायरा बार बार समर को इस तरह से माही की बढ़ाई करते हुए देखकर चिढ़ रही थी, इसलिए वो सबसे वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। तभी स्नेहा जी ने कहा, अब बातें बाद में होंगी, पहले चलकर सब खाना खा लेते हैं। उद्धरण चिन्ह, स्नेहा जी की बात पर सबने हाँ में हाँ मिलाया और डाइनिंग एरिया की तरह जाने लगे कि समर ने कहा, आप सब चलिए, मैं एक कॉल करके आता हूँ, ऑफिस से कॉल है। उसके जाते ही कसक माही के कान में बोली, ऑफिस का कॉल है या समायरा चुड़ैल का, तुम कहो तो दोनों को अभी रंगे हाथ पकड़ लूं। उद्धरण चिन्ह, कसक को इतना हाइपर हुआ देखा कर माही उसे रोकते हुए बोली, सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा, तुम्हें पता है ना क्या करना है। उद्धरण चिन्ह, हाँ मैं समझ गई, कसक ने कहा। वो दोनों भी सबके डाइनिंग एरिया की तरह जाने लगी। दूसरी तरफ फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में समायरा और समर के दूसरे के बहुत करीब खड़े हुए थे। समर ने समायरा के कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब किया हुए था। वही समायरा गुस्से में समर को देख रही थी। बस भी करो जान, कब तक गुस्सा रहोगी ऐसे, तुम्हें पता है ना मुझे उस माही के साथ ये नाटक करना पड़ेगा, तभी तो मैं और अपने आने वाली जिंदगी में एक लग्जरियस लाइफ जी पाएंगे। फिर वो समायरा की तरह झुकते हुए बोला, वैसे तुम्हारी खूबसूरती उस माही के सामने कुछ भी नहीं है, तुम बहुत हॉट लग रही हो, मन कर रहा है तुम्हें बस खा जाऊं।
इतना कहते हुए समर समायरा के होंठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है और समायरा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दूसरी तरफ सब लोग डाइनिंग एरिया में आके बैठ चुके थे और आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि अभी वहाँ की शेफ गर्म गर्म भटूरे और पूरियां तल रहे थे। माही कसक के कान में बोली, मैं उस समर के रूम में जा रही हूँ, तुम ध्यान रखना क्योंकि मुझे उसके रूम से वो फाइल निकलनी है। कसक ने हाँ में सर हिलाया और माही सबसे वॉशरूम का बोल वहाँ से चली जाती है। सब बिजी थे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। माही इस वक्त गलती से 4th फ्लोर में आ चुकी लेकिन उसे जाना 3rd फ्लोर में था। ये सोचते ही वो बोली, हे भगवान, ये मुझे कहाँ फंसा दिया। ये फ्लोर तो रिधान जी का है जहाँ किसी का भी आना मना है। अब अगर कहीं उन्होंने मुझे देख लिया तो इससे पहले वो देखे मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सोचते हुए वो जैसे ही वापस मुड़ने को होती है कि कोई अचानक उसका हाथ पकड़कर एक रूम में खींच लेता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि माही समझ नहीं पाई। उसे तब महसूस हुआ जब वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाती है। उसने अपने सामने एक शख्स को देखा। वो चिल्लाने को हुई लेकिन उस शख्स ने माही के मुंह को बंद कर रखा था। माही इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। तभी उसे किसी की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, इतना घबरा क्यों रही हो स्वीट हार्ट। इतना बोलते हुए रिधान उसके चेहरे से अपना हाथ हटाता है और उसकी गहरी हरी आंखों में देखने लगता है। रिधान ने इस वक्त रूम में कुछ लाइट्स ऑन कर दी थी जिससे माही को रिधान का हैंडसम चेहरा दिख रहा था। वो आई एम सॉरी, मैं गलती से इस फ्लोर पर आ गई। स्नेहा चाची ने माना किया था फिर भी। इतना बोलते हुए रुक जाती है। फिर कुछ सोचते हुए वो रिधान को घूरते हुए बोली, मैं क्यों सॉरी बोलूं, अब तो मैं बीवी हूँ आपकी और मेरा हक बनता है आप पर आपके रूम में। मैं तो बिना वजह से ही परेशान हो रही थी। माही का खुद को बीवी बताना रिधान को पिघला गया। वो माही के पतली कमर में हाथ डालकर खुद के करीब कर लेता है। माही की धड़कन अब उसका साथ नहीं दे रही थी। वो इतना शोर कर रही थी कि रिधान को भी उसकी बढ़ी हुई धड़कनें सुनाई दे रही थी। माही के हाथ इस वक्त रिधान के कंधे पर थे। वही रिधान उसके करीब आते हुए बोला, और तुम सिर्फ मेरी हो। रिधान की बातों में जुनून, उसका प्यार झलक रहा था। इतना कहते हुए वो माही के माथे को हौले से चूम लेता है जिससे माही की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। रिधान को माही आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो उसकी बंद हुई पलकों को भी बारी बारी से चूम लेता है। माही की पकड़ अब रिधान के कंधे पर कस चुकी थी। उसने समर को आज तक इतना करीब नहीं आने दिया था जितना रिधान आज उसके करीब था। माही से अब रहा नहीं गया। वो सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, मुझे चलना चाहिए, माही ने बहुत ही हिम्मत के साथ कहा। रिधान का मन तो नहीं था उसे छोड़ने का लेकिन वो अभी माही के साथ जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। लेकिन वो माही को आसानी से छोड़ भी नहीं सकता था, इसलिए वो माही के कान के करीब जाके बहुत ही सेडिक्टिव वॉइस में बोला, आज हमारी सुहागरात है बीवी, तो तैयार रहिएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए माही के गाल पर किस करता है और माही को जाने के लिए कहता है, अब तुम जा सकती हो वरना अगर मेरा मूड बदल गया तो। रिधान इतना कहता कि उससे पहले ही माही 9-2-11 हो चुकी थी। उसकी स्पीड देखकर रिधान के चेहरे पर स्माइल आ गई। माही दौड़ते हुए सबके पास आती है। उसने देखा कि सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। समर और समायरा को एक साथ बैठा देखकर माही के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्या हुआ, तुम कहाँ चली गई थी और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? समर ने माही के लाल हुए चेहरे को देखते हुए कहा, हाँ प्रिंसेस, क्या हुआ, सब ठीक है ना? राजीव जी की बात सुनकर माही चेयर में बैठते हुए बोली, कुछ नहीं पापा, मैं वॉशरूम गई थी लेकिन वहाँ बड़ा सा चूहा देखकर डर गई, इसलिए मैं भागते भागते यहाँ आ गई। उद्धरण चिन्ह। माही ने इतना ही कहा था कि तभी वहाँ पर एक रौबदार आवाज़ गूंज उठती है। सब लोग उस तरफ देखते हैं तो सबकी नज़र डर और हैरानी से फैल जाती है। चैप्टर 6, माही का प्लान। रिधान का माही को छेड़ना। माही से अब रहा नहीं गया। वो सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, मुझे चलना चाहिए, माही ने बहुत ही हिम्मत के साथ कहा। रिधान का मन तो नहीं था उसे छोड़ने का लेकिन वो अभी माही के साथ जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। लेकिन वो माही को आसानी से छोड़ भी नहीं सकता था, इसलिए वो माही के कान के करीब जाके बहुत ही सेडिक्टिव वॉइस में बोला, आज हमारी सुहागरात है बीवी, तो तैयार रहिएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए माही के गाल पर किस करता है और माही को जाने के लिए कहता है, अब तुम जा सकती हो वरना अगर मेरा मूड बदल गया तो। रिधान इतना कहता कि उससे पहले ही माही 9-2-11 हो चुकी थी। उसकी स्पीड देखकर रिधान के चेहरे पर स्माइल आ गई।
माही दौड़ते हुए सबके पास आती है। उसने देखा कि सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। समर और समायरा को एक साथ बैठा देखकर माही के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्या हुआ, तुम कहाँ चली गई थी और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? समर ने माही के लाल हुए चेहरे को देखते हुए कहा। हाँ प्रिंसेस, क्या हुआ, सब ठीक है ना? राजीव जी की बात सुनकर माही चेयर में बैठते हुए बोली। कुछ नहीं पापा, मैं वॉशरूम गई थी लेकिन वहां बड़ा सा चूहा देखकर डर गई, इसलिए मैं भागते भागते यहां आ गई। उद्धरण चिन्ह। माही ने इतना ही कहा था कि तभी वहां पर एक रौबदार आवाज गूंज उठती है। सब लोग उस तरफ देखते हैं तो सबकी नज़र डर और हैरानी से फैल जाती है। अब आगे। माही अपनी सीट में ही आंख बंद करके बैठे हुई थी और सब लोग बस सामने खड़े रिधान को देख रहे थे, क्योंकि माही को बात पर रिधान ने काफी तेज आवाज में कहा, हमारे घर में चूहा नहीं हो सकता मिस माही, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए माही के बगल खाली चेयर पर बैठ जाता है, जिससे माही और ज्यादा घबराने लगती है। उसे डर नहीं लग रहा था लेकिन वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू भी नहीं कर पा रही थी। आज रिधान को डाइनिंग टेबल में बैठा देखकर सभी परिवार वाले हैरान थे और खुश भी, लेकिन लावण्या, समर और बुआ जी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। स्नेहा रिधान से पूछती है, बेटा आप यहाँ? उद्धरण चिन्ह। क्यों चाची, मैं आप सबके साथ डिनर नहीं कर सकता क्या? रिधान ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए चाची से कहा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, आप आज पहली बार हम लोगों के साथ बैठे हैं इसलिए, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। स्नेहा जी अपनी आंखों में खुशी की चमक लिए बोलती है। वही रिधान को माही के बगल में बैठा देखकर समर की आंखें छोटी हो गई थी। आज भाई को क्या हो गया, ऐसे तो पहले नहीं थे। खुशी अपने बगल में बैठी प्रिया के कान के पास धीरे से बोली। उसकी बात सुनकर प्रिया ने खुशी को आंख दिखाते हुए कहा, चुपचाप खाना खाओ अभी, वरना भाई ने देख लिया तो अभी गुस्सा करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सब आराम से खाना खा रहे थे कि तभी माही को अपने हाथ में रिधान का हाथ महसूस होता है। वो धीरे धीरे माही के हाथों को सहला रहा था। बेचारी का इस वक्त बुरा हाल था। वो रिधान से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन रिधान तो माही को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था। लेकिन हद तो तब हुई जब रिधान का हाथ माही के हाथ से हटकर उसकी थाइज में चला गया। माही को ऐसा लग रहा था कि अब वो यहीं पर जमीन में गड्ढा खोद कर उसी में खुद को छुपा ले। एक तो ऊपर से समर समायरा का इस तरह देखना और रिधान का छेड़ना उसे बहुत परेशान कर रहा था। तभी माही के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैर से रिधान के पैर पर हिट किया, जिससे रिधान ने अपना हाथ हटा लिया। इसलिए नहीं कि उसे चोट या दर्द हुआ हो, बल्कि वो अब माही को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, वरना वो माही के ऐसे छोटे मोटे हिट से बिल्कुल भी हट नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग थी। आखिर उसने अपनी बॉडी को जिम में घंटों दिए थे। रिधान के हाथ हटाते ही माही को रिलैक्स फील होता है। तभी उसे समर के खांसने की आवाज आती है और माही के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। माही अपने चेहरे पर झूठी परेशानी लाते हुए बोली, क्या हुआ समर, तुम ठीक हो? अचानक से तुम्हें खांसी आने लगी। उद्धरण चिन्ह। वही समायरा और लावण्या उसके बगल में बैठी थी तो समायरा उसकी पीठ सहला रही थी और लावण्या उसे पानी पिला रही थी। मॉम, आपको पता है कि मैं तीखा नहीं खाता, फिर भी सब्जी में इतनी मिर्ची है। समर गुस्से में बोला, क्योंकि समर को ज्यादा तीखा खाने से एलर्जी थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसे देखकर लावण्या स्नेहा जी की तरफ देखते हुए कहा, स्नेहा तुमने खाना बनवाया था तो एक बार मिर्ची देख लेती। देखो मेरे बेटे का हाल, तुम भी एक माँ हो, तुम आखिर ऐसा कैसा कर सकती हो? उद्धरण चिन्ह। लावण्या स्नेहा जी पर सरासर इल्जाम लग रही थी कि तभी दादाजी की कठोर आवाज सुनाई दी, बस भी करो लावण्या, हर वक्त किसी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना सही नहीं है। एक बार तुम खुद खाना खा कर देखो, खाना एकदम सादा बना है, मिर्ची का तो नमो निशान नहीं है, लेकिन तुम कभी अपनी आदत से बाज नहीं आओगी। दादाजी की आवाज सुनकर लावण्या के मुंह बन गया था, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके समर को खीर खिलाती है। एक स्पून खाते ही समर पूरी खीर वापस से पलट देता है और चिल्लाते हुए बोला, मॉम ये खीर है या नमकीन, इतना नमक? सब लोग समर को किसी पागल की तरह देख रहे थे। वहीं माही और कसक मन ही मन खूब हंस रही थी। रिधान तो पहले ही समझ गया था कि ये सारी हरकतें उसकी छोटी सी प्यारी सी शैतान बीवी की है। समर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? खीर तो हम सब ने खाई है, फिर तुम्हें कैसे खीर में नमक लगने लगा? माही अब समर की फिक्र का दिखावा करते हुए बोली, हो सकता है समर के खाने में किसी ने कुछ मिला दिया हो। समायरा जो अब तक चुप बैठी थी वो अपना दिमाग लगाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर लावण्या ने टांट मरते हुए कहा,
यहाँ बहुत से लोग हैं जो मेरे बेटे से जलते हैं, जरूर उन्हीं में से किसी ने ये काम किया है। आंटी, अगर ऐसा है तो आप समर के कटोरी की खीर खुद क्यों नहीं खाकर देख लेती? बिना वजह हम सब पर इल्जाम लगा रही है। और आपके बेटे में ऐसे क्या खूबी है जो हम लोग जलेंगे? रोहित, जो अब तक चुप बैठा था, उसने कहा, क्योंकि वो अपने परिवार और भाई के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता था। रोहित की बात सबको सही लगी तो लावण्या ने खीर टेस्ट किया तो उसे नमक नहीं बल्कि खीर मीठी लगी। वो समर को देखने लगी जिसका चेहरा लाल था और आंखें गुस्से से लाल। वो बोली, जरूर समर की तबीयत खराब है, शायद उसे टेस्ट अजीब लग रहा है। बेटा तुम चलो थोड़ा आराम कर लो। उद्धरण चिन्ह। लावण्या बोलते हुए समर को उसके रूम में ले जाने लगी। दरअसल माही ने समर को पानी में एक ऐसा लिक्विड मिला कर दे दिया था जिससे उसका टेस्ट खराब हो चुका था। माही को समर की परेशानी देखकर थोड़ा सुकून मिलता है। फिर सब लोग आराम से डिनर करते हैं। आज स्नेहा जी, खुशी और प्रिया माही और कसक को रोक लेती है क्योंकि उन लोगों ने रात में गेम खेलने का प्लान बनाया हुआ था। समायरा तो बिना रोके ही रुक जाती है और बाकी परिवार वाले चले गए थे। चैप्टर 7, माही और रिधान की पहली किस्त। समायरा के दिल में रिधान का ख्याल। खुशी के रूम में इस वक्त रोहित, प्रिया, खुशी, माही, कसक मौजूद थे। माही की सबसे बहुत गहरी दोस्ती थी। खुशी माही को बहुत पसंद करती थी। खुशी ने माही से कहा, माही, अगर तुम्हें शादी करनी थी तो मेरे रिधान भाई से करती। वो तो समर से लाख गुना हैंडसम और अच्छे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुझे उस चिलगोजे में क्या अच्छा लगा। खुशी की बात पर प्रिया और रोहित भी उसका साथ देते हुए बोले, हाँ यार माही, वो छछूंदर को आज देखा कैसे नाटक कर रहा था। मुझे तो वो बिल्कुल नहीं पसंद है। पता नहीं मेरे घरवाले इस क्यों झेल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। माही उन दोनों की बात सुनकर बोली, देखो तुम लोग प्लीज रिलैक्स हो जाओ, और रही बात समर की तो मैं तुम लोगों को आज एक सीक्रेट बताती हूँ, पर प्लीज तुम सब वो सीक्रेट रिवील नहीं करोगे। माही ने कहा, क्योंकि वो जितना कसक पर भरोसा करती थी उतना ही खुशी, प्रिया और रोहित पर माही और कसक से सारी बातें बता दी सिवाय अपने पुनर्जन्म की। माही की बात सुनकर खुशी उछलते हुए माही के गले लग गई। ओ माय गॉड माही, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मेरे भाई को चुना और तुम मेरी भाभी बन गई। उद्धरण चिन्ह। ओ तभी आज भाई नीचे डिनर करने आए थे सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रिया ने सोचते हुए अपने चेहरे में स्माइल लाते हुए कहा। वही रोहित भी बहुत खुश था। तभी अचानक माही ने कहा, मैं जानती हूँ तुम लोगों को समर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, और प्यार तो पूछो नहीं। वो मुझसे इतना प्यार करता है कि अगर मैं उससे कहूँ कि दिन, तो वो दिन बोलेगा। मेरे कुछ भी कहने से पहले वो समझ जाता है कि मुझे क्या चाहिए। तारांकन। माही की बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी, इसलिए खुशी आगे बोलते उससे पहले ही माही ने सबको मिरर में देखने का इशारा किया, क्योंकि समायरा रूम के विंडो के पास खड़ी होकर सब सुन रही थी। माही की बातें सुनकर समायरा को बहुत जलन हो रही थी कि तभी माही बात आगे बढ़ाते हुए बोली, तुम सबको पता है समर मुझे एंगेजमेंट में ब्लू डायमंड रिंग पहनाने वाला है। पता है उसका प्राइस कितना है? पूरे 40 लाख। माही की बातें समायरा को अंदर तक जला रही थी। वो गुस्से में खुद से बोली, आज तक समर में मुझे कभी 40,000 की रिंग नहीं पहनाई, और इस 2 करोड़ की लड़की को 40 लाख की, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना सोचते हुए वो वहां से समर के रूम की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही सब लोग हंसने लगते हैं। वाह माही, क्या कमाल की एक्टिंग करी है, मजा आ गई। एक बार के लिए हम लोग भी सीरियस हो गए थे। रोहित हंसते हुए माही से बोला। तभी प्रिया ने कहा, वैसे माही आज तो तुम्हारी सुहाग रात है, तो बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। सुहागरात सुनते ही माही के गाल शर्म से लाल होने लगते हैं और उसके जहन में रिधान का हैंडसम चेहरा सामने आने लगता है। उसकी दिल की धड़कनें धीरे धीरे तेज होने लगती है। उसे शर्माता हुआ देखकर कसक ने कहा, लो मैडम जी तो अभी से शर्मा रही है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आज हम लोग गेम खेले और उस गेम से समायरा की बैंड बजाए। उद्धरण चिन्ह। ट्रूथ अंडर ए। रोहित ने कहा। उसकी बात पर खुशी बोली, बिल्कुल सही, तुम सब छत में चलकर सेटअप बनाओ, मैं समर और समायरा और रिधान भाई को बुलाकर लाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन रिधान भाई मानेंगे? प्रिया ने पूछा, क्योंकि रिधान तो कभी ठीक से बात तक नहीं करता था, तो आज गेम के लिए कैसे मान जाता। तभी खुशी ने कहा, जब भाई माही के लिए नीचे डिनर पर आ सकते हैं तो गेम के लिए भी आ जाएंगे। उसकी बात पर सबने हामी भरी और सब लोग छत में जाने लगे। वही खुशी ने समर और समायरा को भी इन्फॉर्म कर दिया था। अब वो रिधान के रूम में गई। उसने देखा कि रिधान इस वक्त अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। उसने कहा,
भाई आप चलिए हमारे साथ, हम लोग गेम खेलने जा रहे हैं, आप चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। खुशी की बात सुनकर रिधान ने कहा, छोटी अभी एक इम्पोर्टेंट फाइल पढ़ रहा हूँ, तुम लोग खेलो जाकर। उद्धरण चिन्ह। रिधान के मना करने पर खुशी अपना तैयार किया हुआ जाल फेंकते हुए बोली, ठीक है भाई कोई बात नहीं, वैसे भी माही चाह रही थी कि आप आओगे तो उसे अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं आप काम करिए, समर है वो माही के साथ बैठ जाएगा। तारांकन। इतना कहते हुए खुशी जैसे ही मुनी की उसे रिधान की आवाज़ सुनाई दी, मेरा काम हो गया चलो। इतना कहते हुए रिधान ने अपना फ़ोन उठाया और चाल दिया। उसकी इस हरकत पर खुशी मुस्कुराते हुए खुद से बोली, मुझे पता था भाई कि आप जरूर आएंगे क्योंकि आप माही को समर के साथ बिल्कुल देखना नहीं चाहते। क्या प्यार है, मतलब रिधान माही के लिए अपनी इम्पोर्टेंट फाइल छोड़ सकता है, वो बहुत जेलस फील कर रहा है। थोड़ी ही देर में सब लोग छत पर थे। रिधान, माही, समर, समायरा, प्रिया, खुशी और रोहित सब एक टेबल के चारों ओर राउंड बनाकर बैठे थे। माही रिधान और कसक के बीच बैठी थी, रिधान के बगल खुशी, प्रिया और समायरा, फिर समर और रोहित, फिर कसक, ऐसे करके सब लोग बैठे थे। रिधान के माही के करीब बैठा हो और उसे परेशान न करे ऐसा हो नहीं सकता। रिधान और माही जिस साइड बैठे थे वहां बैक साइड में अंधेरा था जिसे रिधान माही की कमर को आसानी से सहला सकता था। बीच टेबल में एक बाउल में चिट रखी थी और एक बॉटल वाइन और भी बहुत चीज थी। खुशी सबको गेम समझते हुए बोली, हम लोग ट्रुथ डेयर खेलेंगे तो गेम की कुछ शर्तें हैं। ट्रुथ ने सिर्फ सच बोला जाएगा और जो भी डरे होगा उसे मंजूर करना होगा और एक इंसान से सब लोग बारी बारी सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बॉटल घुमाएगा वही पहले क्वेश्चन पूछेगा। अगर कोई फेल हुआ तो ये वाइन का 2 शॉट पीना होगा। खुशी की बात पर सबने ने हाँ में सर हिलाया। तो प्रिया बॉटल घूमती है तो वो बॉटल सबसे पहले कसक पर जाकर रुकती है। प्रिया, ट्रुथ या डेयर? कसक, ट्रुथ। ओके, फिर तुम ये बताओ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर कोई सीक्रेट क्रश? प्रिया ने कहा। उसका सवाल सुनकर कसक ने स्माइल के साथ जवाब दिया, नहीं प्रिया, मैं अभी तक सिंगल हूं, मेरा कोई क्रश नहीं है। लेकिन कसक की बात सुनकर वहां पर बैठा एक शख्स जिसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, ये और कोई नहीं बल्कि रोहित था जो कसक को लाइक करने लगा था। कसक के बाद कसक ने बॉटल घुमाया तो बॉटल अब समर पर रुकी। मैं ट्रुथ चूज करूंगा, बॉटल रुकने पर समर ने कहा। तो तुम ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ में माही के अलावा भी और कोई है क्या? कसक ने पूछा। उसके सवाल सुनकर समर एक पल के लिए तो थोड़ा टेंस हो गया, लेकिन फिर अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए माही की तरफ प्यार से देखा और कहा, मैं माही से सच्चा प्यार करता हूं और उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है और न कभी होगी, मेरी लाइफ में सिर्फ माही है। उद्धरण चिन्ह। उसके जवाब से वहां बैठे सभी लोग जबरदस्ती मुस्करा रहे थे, लेकिन रिधान, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन समायरा का पूरा ध्यान इस वक्त रिधान को देखने में था। रिधान समर से ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम था। ये चीज़ माही ने नोटिस कर ली थी। तभी समर बॉटल घुमाता है और बॉटल जाकर प्रिया के तरफ रुकी। मैं डेयर लूंगी बिकॉज आई एम वेरी डेयरिंग। समर, तुम चाहे तो बाउल से चिट निकल कर दो या फिर अपने मन से मैं रेडी हूँ, प्रिया ने खुश होते हुए कहा। समर ने बाउल से चिट निकली और प्रिया को दिया। चिट में श्रद्धा कपूर लिखा था और उसके मूवी का एक गाना गाना था। प्रिया ने अपना डरे कंप्लीट करते हुए हॉफ गर्लफ्रेंड मूवी का सॉन्ग मैं फिर भी तुमको चाहूंगी गया। फिर प्रिया बॉटल घुमाती है तो बॉटल जाकर रिधान पर आई है। भाई डेयर या ट्रुथ? प्रिया ने कहा, लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी कि रिधान डेयर ले ले और फिर वो एक बढ़िया डेयर द। और हुआ भी कुछ ऐसा, रिधान ने डेयर चूज किया। ठीक है, तो आपका डेयर ये है कि आपको माही को किस करना होगा। प्रिया की बातें सुनकर सब हैरान हो गए, वही रिधान और माही तो ज्यादा, वो मना करते हुए बोली, प्रिया ये कैसा डेयर है? उद्धरण चिन्ह। हाँ प्रिया, तुम भूल रही हो कि माही मेरी मंगेतर है, तो रिधान कैसे मेरे मंगेतर को किस कर सकता है? समर ने भी गुस्सा दिखाते हुए कहा। लेकिन रिधान को तो बस मौका चाहिए था। उसने समर को आंख दिखाते हुए कहा, मेरा नाम रिधान ओबरॉय है और मैं कभी किसी से हारता नहीं हूं और न ही झुकता हूं। इतना कहते हुए वो माही के गर्दन में हाथ डालता है और उसके करीब जाने लगता है। वही माही ने कसके अपनी आंख बंद कर ली थी और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे थे कि तभी उसे अपने होंठों पर कुछ महसूस नहीं किया, क्योंकि रिधान ने उसके होंठों पर नहीं बल्कि उसके माथे को चूमा था।
वो माही के एक्सप्रेशन देखकर जान गया था कि माही क्या सोच रही है। उसने माही के कान के पास जाकर कहा, डोंट वरी, मैं वहां भी किस करूंगा, लेकिन प्राइवेट में। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो उठ गया और जाते हुए बोला, मेरा गेम खत्म, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। उद्धरण चिन्ह। उसके जाते ही सब लोग गेम कंटिन्यू करते हैं और थोड़ी देर खेलकर वापस अपने रूम में सोने चले जाते हैं। माही, खुशी और प्रिया कसक चारों साथ में ही सोने वाली थी कि तभी माही के फ़ोन में रिधान का मैसेज आया। अभी मेरे रूम में आओ, अर्जेंट है। रिधान का मैसेज पढ़कर माही ने कहा, यार मैं अभी आती हूँ, थोड़ा काम याद आ गया। उद्धरण चिन्ह। अच्छा जी, रात के 1 बजे तुम्हें कौन सा काम याद आ गया? मुझे सब पता है, भाई के पास जा रही हो ना? जाओ जाओ, मैं संभाल लूंगी सब। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा। वही माही ने सिर्फ स्माइल दी और कहा, कल सुबह का प्लान मत भूलना, हम लोगों को समायरा से बदला लेना है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए वहां से चली जाती। रिधान के रूम में आते ही उसने रूम में चारों तरह नजरें दौड़ाए, लेकिन रूम में रिधान नहीं था। अजीब है, मुझे बुलाकर पता नहीं कहाँ चले गए, माही ने मुंह बनाते हुए कहा ही था कि तभी रिधान बाथरूम से बाहर निकलता है। उसे देखकर माही का गला सूखने लगा था, क्योंकि रिधान इस वक्त शावर लेकर आ रहा था। उसने लोअर बॉडी में सिर्फ ब्लैक टॉवल पहन रखी थी। बालों से टपकता हुआ पानी उसके गर्दन से होता हुआ उसके चेस्ट से नीचे जा रहा था। उसके 6 पैक एब्स देखकर माही को छूने का मन कर रहा था। माही रिधान को देखने में इतनी खो गई थी कि कब रिधान उसके करीब आ गया माही को पता ही नहीं चला। रिधान माही के करीब आते हुए उसके हाथों को लेकर अपने चेस्ट पर रख देता है और उसके कमर में हाथ डालकर अपने करीब कर लेता है। उसकी इस हरकत से माही होश में आती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। हाय, माही का शर्माना रिधान को पिघला देता है। कोष्टक। उसकी झुकी हुई नज़रें देखकर रिधान ने कहा, नज़रें क्यों झुका ली स्वीट हार्ट, तुम्हारा ही हूँ, जी भर कर देख सकती हो। रिधान की बात सुनकर माही के गाल टमाटर जैसे लाल हो चुके थे। उसने अपने आप को कंट्रोल किया और कहा, ये आप बार बार मुझे छूते क्यों रहते हैं, शादी की कंडीशन भूल गए क्या? उद्धरण चिन्ह। अच्छा, और मेरे छूने पर तुम्हें भी तो बहुत सुकून मिलता है, तभी अभी तक मेरी बाहों में मेरे करीब हो, जबकि मैं तो तुम्हें कब का आज़ाद कर चुका हूँ। रिधान की बात पर माही ने महसूस किया रिधान ने उसकी कमर से हाथ हटा दिया था। ये सोचते ही माही दूर हटी और बोली, किस लिए बुलाया आपने? सुहागरात मनाने के लिए, रिधान ने कहा और बेड पर बैठ गया। उसकी बात सुनकर माही की आंखें बाहर आने को हुई। उसके कहा, बिल्कुल नहीं, आप भूल गए क्या हमारे बीच क्या डील हुई थी? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, चलो अब एक अच्छी बीवी की तरह मेरे बाल सुखाओ। रिधान ने टॉवल की तरफ इशारा करते हुए कहा। माही ने भी टॉवल उठाया और रिधान के सामने आके उसके बाल सुखाने लगी। माही का पूरा फोकस रिधान के बालों में था, लेकिन रिधान की नज़र माही के पतली कमर और उसके चेस्ट पर टिकी थी। माही ने इस वक्त ब्लू सैटिन का नाइट सूट पहना हुआ था, जिसमें ऊपर हाफ स्लीव की शर्ट थी जो कि हल्की लूज थी और फुल पायजामा। शर्ट और पायजामा के बीच थोड़ा गैप था, जिससे रिधान को माही का गोरा पेट और उसकी नेवल दिख रही थी। रिधान से अब कंट्रोल नहीं हुआ। उसने माही के कमर को दोनों हाथ से पकड़ा और घुमाते हुए उसे बेड में लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि माही को सोचने का मौका ही नहीं मिला। वो तो बस रिधान की नीली आंखों में खो गई थी। वही रिधान ने एक हाथ से बेड से सहारा लिया हुआ था और दूसरे हाथ से माही के गालों से लेकर उसके गर्दन तक सहला रहा था। उसका सेंशुअल टच पाकर माही के बॉडी के सिरहन दौड़ गई। उसकी बढ़ी हुई धड़कनों का शोर रिधान के कानों तक सुनाई दे रहा था। रिधान माही की ग्रीन आइज में देखते हुए धीरे धीरे उसके गुलाबी होंठों की तरफ झुकता है और बहुत ही प्यार से उसके होंठों को चूमने लगता है। रिधान के किस करने से माही के हाथ अनायास ही रिधान के गर्दन में पहुंच जाती है। माही भी धीरे धीरे रिधान के साथ किस में इन्वॉल्व हो रही थी। रिधान बहुत ही प्यार से और स्लो मोशन में माही के होंठों को चूम रहा था। लगभग 15 मिनट बाद माही के सांस फूलने से रिधान उससे अलग होता है और माही की आंखों में देखने लगता है। उसका हाथ अब माही के शर्ट के अंदर जाके उसके पेट को सहला रहे थे। माही को रिधान का टच बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो रिधान को न तो रोक रही थी न ही आगे बढ़ने को कह रही थी, वो बस रिधान को महसूस कर रही थी। रिधान का भी यही कुछ हाल था। वो उसके माथे को चूमता है और फिर बंद हुई पलकों को, फिर वो उसके होंठों को चूमते हुए उसकी गर्दन में किस करने लगता है। माही के हाथ रिधान के खुले पीठ में चल रहे थे। रिधान माही की गर्दन से जैसे ही उसके चेस्ट की तरफ बढ़ता है कि उसे माही की आवाज़ सुनाई देती है, जो लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोल रही थी,
अभी आगे न बढ़िए, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उसके बोलते ही रिधान रुक जाता है और माही के बगल में लेटते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और बोला, सो जाओ वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। माही को भी रिधान की बाहों में सुकून महसूस हो रहा था। दूसरी तरह समायरा रूम में बेड में लेटे हुए रिधान के बारे में सोच रही थी। मिस्टर ओबरॉय कितने हैंडसम हैं, मैंने आज उन्हें पहली बार देखा है। क्या हो अगर मेरी शादी रिधान से हो जाए, फिर तो मैं पूरे ओबरॉय खानदान की मालकिन हो जाऊंगी और ये समर तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसकी खुद की कंपनी लॉस में है। वैसे भी मुझे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, हो सकता है रिधान मान जाए। वैसे भी मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे कौन माना करेगा। समायरा रिधान को देखकर उसके चार्म की दीवानी हो चुकी थी। समायरा को पैसे और एक लग्जरियस लाइफ जीने से मतलब था। वो समर से भी इसलिए प्यार करती थी ताकि आगे चलकर उसे एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, लेकिन यहाँ रिधान को देखते ही वो पागल हो चुकी थी और अब अपने दिमाग में रिधान को अपना बनाने का प्लान सोच रही थी। चैप्टर 8 माही ने समायरा की बैंड बजाई, रिधान की बेशर्मी भरी बातें। नेक्स्ट मॉर्निंग सबके उठने से पहले ही माही उठकर खुशी के रूम में आ चुकी थी। रूम में आते ही उसने देखा कि खुशी और कसक दोनों बैठी थी। उन्हें देखते हुए माही ने कहा, सारी प्लानिंग हो गई ना, उस चुड़ैल को कुछ पता तो नहीं चला। माही की बातें सुनकर कसक और खुशी सबसे पहले माही को बेड में बिठाती है। फिर कसक माही से बोली, सब कुछ एकदम प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, उसे चुड़ैल डायन को जरा सा भी शक नहीं हुआ। हाँ भाभी, मैं तो बस सोच सोच कर खुश हो रही हूँ कि कब वह हम सब के सामने आए और उसकी बैंड बाजे। खुशी अपने मन में समायरा का गुस्सा और उसके चेहरे को इमेजिन करते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। दरअसल माही ने ये प्लान बनाया था कि वह समायरा के टॉवल में ब्लैक कलर का कलर लगा देगी, जिससे हमारा जब अपने चेहरे को पहुँचेगी तो पूरा कलर उसके चेहरे में लग जाएगा। माही को पता था कि हमारा सुबह सुबह उठने के बाद मेकअप नहीं करती है, सबसे पहले वह नीचे आकर काफ़ी और नाश्ता करती है। माही, खुशी, प्रिया, कसक चारों लोग जल्दी से फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे। इस वक्त हाल में सभी लोग मौजूद थे। विधान अपनी किसी मीटिंग की वजह से सुबह जल्दी ही ऑफिस चला गया था। माही आराम से चाय की चुस्की लेते हुए सीढ़ियों से समायरा का इंतजार कर रही थी। तभी समायरा अपने एटीट्यूड के साथ नीचे चलते हुए आती है। उसने इस वक्त ब्लैक कलर के टॉप के साथ ब्लैक जीन्स पहन रखा था और उसके चेहरे पर ठीक ब्लैक रंग लगा हुआ था। जैसे ही माही ने समायरा को इस हाल में देखा, उसकी मुंह से चाय बाहर निकल जाती है और वह खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसके साथ साथ खुशी, प्रिया, रोहित, कसक भी सब हंसने लगते हैं। पूरा परिवार इस वक्त समायरा को देख रहा था और सभी के फेस पर फनी वाली स्माइल की। समायरा वाकई में इस वक्त किसी काली नागिन या चुड़ैल की तरह लग रही थी। वह बहुत मजाकिया लग रही थी। उसका ये रूप देखकर माही की हंसी रुक ही नहीं रही थी। वही कसक ने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर समायरा का वीडियो शूट कर लिया था। अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर समर को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, तुम सब मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है तारांकन? लगता है आज तुमने नहाया नहीं, क्योंकि अगर नहाया होता तो तुम्हारा मुंह काला ना होता। रोहित हंसते हुए समायरा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बुरी नजर वाली, तेरा मुंह काला, तेरा मुंह काला। खुशी गाना गाते हुए समायरा के चारों तरफ घूमते हुए बोली। समायरा का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल था। वही समर को भी मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन वो सामने जाहिर नहीं कर रहा था। सच बताऊं तो मैं भी बहुत हंस रही थी समायरा को इमेजिन करके। वो चुड़ैल डायन से भी ज्यादा भयानक और मजाकिया लग रही थी। समर समायरा की हरकत देखकर कुछ समझ नहीं पाया। उसने समायरा से कहा, तुम्हारी यह क्या है? तुमने अपने चेहरे पर यह काला रंग क्यों लगाया हुआ है? उद्धरण चिन्ह। समर की बात सुनकर समायरा अपने चेहरे को छूती है और तुरंत पहचान जाती है। वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर कैमरा ऑन करके देखती है तो इतनी हैरान हो जाती है। उसने गुस्से से माही, खुशी की तरफ देखते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह, ये सब तुम लोगों ने किया है ना? तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ इतना भद्दा मजाक करने की? तुम्हें तो मैं। वो जैसे ही माही को मारने के लिए हाथ उठाती है तो वैसे ही माही उसका हाथ पकड़ लेती है। अपनी आंखों में आंसू लाते हुए समर से बोली, समर, देखा न तुमने दी को? मैं भला उनके साथ ऐसा मजाक क्यों करूंगी? फिर समायरा की तरफ देखते हुए, दी, आपको हो क्या गया है? आप मुझ पर ऐसे कैसे ब्लेम लगा रही है? उद्धरण चिन्ह। माही की एक्टिंग देखकर खुशी, प्रिया और रोहित कसक चारों हैरान था, क्योंकि माही की एक्टिंग एकदम रियल लग रही थी। माही की बातें सुनकर समर माही की साइड लेते हुए बोला, समायरा, तुम बेचारी माही पर इल्जाम क्यों लगा रही हो?
वो भला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, चलो माफी मांगो माही से। उद्धरण चिन्ह। समर की बात सुनकर माही के मन में खुशी और समायरा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मैं क्यों माही मांगू? मैंने ऐसा क्या कह दिया? देखा नहीं तुमने ये सब कैसे हंस रहे थे? समर ने एक नज़र माही को देखा जो रोने का कगार पर आ चुकी थी, लेकिन समर को ना चाहते हुए भी समायरा से रुडपेश आना पड़ा। वो समायरा को आंख दिखाते हुए बोला, तुम अभी के अभी माही मांगो, वरना। उद्धरण चिन्ह। सॉरी, समायरा ने कहा और वहां से चली गई। उसे समर का इस तरह से बिल्कुल भी पेश आना नहीं अच्छा लगा, और तो और कल उसके जहन में माही की रिंग वाली बता भी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं समर सच में माही से प्यारा करने लगा तो। वही माही प्यार से समर से बोली, समर तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। माही की बात सुनकर समर ने कहा, ये तो मेरा फर्ज है, आखिर तुम मेरी होने वाली बीवी हो। और मन में बोला, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन समायरा बहुत गुस्सा हो गई। ये लड़की भी बहुत पागल है, जरा सी बात पर रोना चालू कर देती है। बस एक बार शादी हो जाए फिर मुझे ये नाटक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन समायरा के साथ ये हरकत किसने की? ये सोचते हुए वो एक नज़र खुशी को देखता है, फिर रोहित और प्रिया को। प्रिया तो ऐसा करेगी नहीं क्योंकि वो मैच्योर है, और रही बात रोहित की तो वो तो सुबह से ही मेरे सामने है। फिर क्या ये खुशी ने? हाँ जरूर उस रिधान की चमची ने की होगी, वैसे भी उसे तो कोई कुछ कहता नहीं। एनीवे मुझे अभी कसक के पास जाना चाहिए। इतना सोचते हुए माही से बोला, माही अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ समायरा अभी अभी बाथरूम से बाहर निकली थी। उसका चेहरा पूरा रेड हो चुका था और जलन भी हो रही थी। उसने बहुत मुश्किल से कलर छुड़ाया था, तभी उसे अपने सामने समर दिखा जो बेड पर बैठा था। उसे देखा समायरा उसके ऊपर टॉवल फेंकते हुए गुस्से में बोली, अब यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ उसी माही के पास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समर सबके सामने मुझसे इस तरह से बात करने की और उससे माफ़ी मंगवाने की? तुम्हें पता है मुझे कितनी इंसल्टिंग फील हो रही थी? तारांकन। समायरा के गुस्से को भांपते हुए समर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और प्यार से मनाते हुए बोला, मैं समझता हूँ यार, लेकिन मुझे वो सब करना पड़ा ताकि मैं माही के नज़र में अच्छा बन सकूँ और राजेश अंकल से इन्वेस्टमेंट के लिए कह सकूँ। बस एक महीना और फिर हमारी शादी हो जाएगी, तो तुम सारे बदले उससे ले लेना। उद्धरण चिन्ह। समर की बात और उसके टच से समायरा काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में माही से बदला लेने फितूर सवार था और वो इतनी जल्दी नहीं जाने वाला था। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये समर मुझे सिर्फ बहला रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बैकअप प्लान बनाना होगा, और मेरा बैकअप प्लान मिस्टर ओबरॉय होंगे। उद्धरण चिन्ह। दोपहर का वक्त था। माही अपने घर वापस आ चुकी थी। वो अपने मॉम डैड के रूम में जाती है तो देखती है उसके डैड बेड में बैठे कुछ फाइल पढ़ रहे थे और मॉम बुक्स पढ़ रही थी। मम्मा, पापा, माही ने आवाज़ दिया। माही की आवाज़ सुनकर सिया जी माही की तरफ देखते हुए बोली, माही बेटा तुम यहाँ वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। माही अंदर आती है और अपने पापा के पास जाके बैठते हुए बोली, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। क्या बात है? बोलो प्रिंसेस। राजीव जी ने कहा। उनकी बात पर माही ने कहा, डैड मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर सिया जी और राजीव जी उसे हैरानी से देखने लगे, क्योंकि माही हर वक्त बिजनेस और ऑफिस से दूर भगा करती थी और आज अचानक से ज्वाइन करने का। माही उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही समझ गई थी कि उसके मम्मा पापा क्या सोच रहे हैं। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूँ आप सब यही सोच रहे हैं कि मैं आज बिजनेस में कैसे इंटरेस्ट लेने लगी, पर बात तो ये है कि दादाजी ने मुझे ये सब दिया है तो उन्होंने सोच समझकर ही मुझे अपना वारिस बनाया होगा, तो मैं उनके भरोसे को टूटने नहीं देना चाहती। और सबसे बड़ी बात, मैं आप दोनों का सहारा बनना चाहती हूँ और कंपनी को अपनी मेहनत से आगे ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूँ। माही के मुंह से ऐसे समझदारी वाली बात सुनकर सिया और राजीव जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माही के अंदर ऐसे चेंजमेंट आए कैसे, लेकिन वो खुश भी थे कि माही ने अपनी जिंदगी का एक फैसला बहुत अच्छा किया, वरना समर को चुनकर माही ने अपनी जिंदगी का गलत फैसला लिया था। दरअसल माही के डैड राजीव जी को भी समर नहीं पसंद था, वो सिर्फ माही की खुशी के लिए चुप थे। उन्होंने माही के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ और तुम्हारे साथ भी हूँ। कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। माधव तुम्हें धीरे धीरे सारा काम समझा देगा। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू पापा, मैं बहुत खुश हूँ।
माही ने सिया और राजीव जी को गले लगा लिया और फिर बोली, ठीक है मैं चलती हूँ, कसक को बता दूँ। और हाँ पापा, ऑफिस में वैसे भी मुझे कोई नहीं जानता है, तो मैं और कसक एक इंटर्न के तौर पर वर्क करेंगे, जिससे हमें वहाँ के एम्प्लॉय का बिहेवियर भी समझ आएगा और उनके काम करने का प्रोसेस। माही की बात पर राजीव जी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जैसा आपको ठीक लगे मेरी गुड़िया। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर तक माही दोनों से बात करती है और राजीव जी उसे थोड़ा सा काम समझाते हैं। माही भी बहुत ध्यान से समझ रही थी। लगभग रात हो चुकी थी। माही आज अपने मम्मा और पापा के साथ उन्हीं के रूम में डिनर करती हैं, फिर सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में आते ही वो सबसे पहले कपबोर्ड से टॉवल निकालती है और फ्रेश होने के लिए शावर लेने चली जाती है। माही की आदत थी कि वो सोने से पहले नहाती जरूर थी। करीब आधे घंटे बाद माही अपने गोरे बदन में पिंक कलर का टॉवल लपेट एक गाना गुनगुनाते हुए बाहर आती है कि अपने सामने बेड पर बैठे शख्स को देखकर उसकी चीख निकल जाती है। माही को चिल्लाता हुआ देखकर वो शख्स जल्दी से माही के मुंह में हाथ रख बंद कर देता है और धीरे से बोला, इतना चिल्ला क्यों रही हो स्वीट हार्ट, मैं हूं तुम्हारा इकलौता पति, अभी कल ही हमारी शादी हुई है। रिधान माही को ऐसे याद दिला रहा था जैसे कोई सदियों पुरानी बात है। तभी माही के रूम में नॉक होता है। माही बेटा क्या हुआ, तुम इतनी तेज चिल्ला क्यों रही थी। बाहर से सिया जी की आवाज़ सुनकर माही ने रिधान को आंख दिखाते हुए इशारा किया को वो अपना हाथ हटाए। रिधान के हाथ हटाते ही माही रिधान को बाथरूम में बंद करते हुए धमकी देते हुए बोली, अगर जरा सा भी आवाज किया तो याद रखिएगा। माही बाथरूम का गेट बंद कर रूम को खोलती है और सामने सिया जी को परेशान खड़ा देखकर बोली, कुछ नहीं मम्मा, वो चूहा आ गया था इसलिए मैं डर गई। माही की बात सुनकर सिया जी न समझी में उसे घूर कर देखती है और कहती है, तुम्हें कल भी चूहा मिला था और आज भी, क्या बात है, सच सच बताओ। उद्धरण चिन्ह। मम्मा सच बोल रही हो, पता नहीं क्यों मुझे चूहा दिख रहा है और मैं आजकल सपने में भी चूहा देखने लगी हो। अच्छा अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाए, बाय गुड नाइट। माही ने कहा और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। फिर एक गहरी सांस लेते हुए वो जल्दी से लूज टी शर्ट और शॉर्ट पहन लेती है। फिर बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रिधान दीवार से टेक लगाए हैंगर में टांगे हुए उसकी ब्रा को देख रहा था। ये देखते ही माही के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो जल्दी से जाके अपनी सामान हैंगर से उतार कर बकेट में डाल देती है और रिधान से बोली, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे किसी की पर्सनल चीज़ की नहीं देखते। वैसे तुम्हारे पॉम पॉम काफ़ी छोटे हैं, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें बड़ा करने के लिए, क्योंकि मुझे बड़े पॉम पॉम पसंद है। रिधान की बेशर्मी भरी बात सुनकर माही को गुस्सा आया और शर्म भी। वो गुस्से से बोली, क्या कहा आपने, मेरे बूब्स छोटे हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कमेंट करने की, आप बिना देखे ऐसे कैसे कह सकते हैं, मेरा साइज एकदम परफेक्ट है, 30 है, तो छोटे कहाँ से हुए। माही जाने अनजाने में रिधान से सब बोल गई। आखिर जैसे लड़कों को उनके साइज को लेकर गुस्सा आता है, वैसे हम लड़कियों को भी गुस्सा आता है जब कोई हमारे फिगर पर ऐसे कमेंट करेगा। माही न तो ज़्यादा मोटी थी, नहीं दुबली, वो एकदम फिट फाइन थी। माही की बात सुनकर रिधान माही की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए बोला, वही तो स्वीट हार्ट, मुझे 30 नहीं 40 के आसपास चाहिए, डोंट वरी, अब मैं हूं ना, देखना मैं तुम्हें और हॉट एंड सेक्सी बना दूंगा। उद्धरण चिन्ह। रिधान माही को इंटेंस नजरों से घूर रहा था। वही अब तक शर्म से पानी पानी हो चुकी थी कि तभी उसे अपने पेट के पास कुछ हार्ड सा महसूस होता है, जिससे उसकी नज़र हैरानी से फैल जाती है और वो जल्दी से रिधान से अलग होती है और बोली, वो सब छोड़िए, ये बताए आप यहाँ क्यों आए थे। उद्धरण चिन्ह। माही ने कहा और रिधान को लेकर रूम के बाहर आ गई। रिधान भी बेड पर आराम से बैठता हुआ बोला, अब जहाँ मेरी बीवी रहेगी वहीं मैं रहूँगा। रिधान आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं, बता दीजिए न क्यों आए हैं। माही ने कहा क्योंकि वो अब धीरे धीरे कंट्रोल खो रही थी। उसकी नज़र बार बार रिधान के पैंट की तरफ जा रही थी, जहां आप उसकी टाइटनेस साफ दिख रही थी कि रिधान इस वक्त बहुत एक्टिव हो रहा है। ऐसे छुप छुप कर ऊपर से क्या देखना, तुम कहो तो मैं पैंट उतार दूं। रिधान आज पूरी तरह से बेशर्म बनने वाला था। माही को अब खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था, आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों, क्यों देखा उसकी तरफ। माही झुंझलाते हुए टेबल पर बैठती है और अपनी बुक खोलकर रिधान से बोली, अगर आपको नहीं बताना तो मत बताइए, लेकिन मुझे डिस्टर्ब न करिए क्योंकि मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं।
आप जा सकते हैं। माही का पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन वो अब रिधान को इग्नोर करना चाहती थी, इसलिए उसने सारा फोकस पढ़ाई में लगाया कि तभी उसे रिधान की बात सुनाई दी। मुझे भूख लगी और मेरा मन आलू के पराठे खाने का है। उद्धरण चिन्ह। तो अपने घर जाए, वहां पर बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड शेफ हैं, उनसे कहिए आपके एक इशारे में कई सारे डिश बना देंगे। फिर ये आलू के पराठे क्या चीज़ है, माही ने जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा। उसकी बात सुनकर रिधान ने माही के खूबसूरत चेहरे को निहारते हुए कहा, लेकिन मैं तो अपनी खूबसूरत बीवी के हाथों का ही खाऊंगा। देखो, अगर तुम्हें नहीं बनाना है तो मैं उसके बदले तुम्हें खाकर अपना पेट भर लूंगा, वैसे भी तुम्हें खाने का एक अलग ही मजा है। इतना बोलते हुए रिधान ने बहुत ही सेंशुअल तरीके से अपने होंठों में जीभ फिराई कि माही की पूरी बॉडी में झंझनाहट फैल गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि अभी उसके शरीर से बाहर आ जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, अब तुम खुद मेरा डिनर बनोगी या फिर मेरे लिए अपने हाथों से डिनर बनाओगी। उद्धरण चिन्ह। मैं आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ, माही ने कहा, क्योंकि वो अभी इतनी जल्दी रिधान का डिनर नहीं बनने वाली थी। माही जल्दी से खुद को नॉर्मल करती है और फिर किचन में जाने लगती है, लेकिन अपने पीछे रिधान को आता हुआ देखकर माही उससे बोली, अब क्या है, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? अरे तुम मेरे लिए डिनर बनाओगी तो तुम्हें भी कोई देखने वाला होना चाहिए, तो वो काम मैं कर लूँगा। रिधान की बातें आज माही को पागल कर रही थी। रिधान जानबूझकर माही को परेशान कर रहा था, फिर भी माही जितना हो सके अपने गुस्से के कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। माही ने जल्दी जल्दी हाथ चलाया और जल्दी से रिधान के लिए आलू के पराठे बनाने के लगी। थोड़ी ही देर में उसने जल्दी से बना लिया था, लेकिन पूरे वक्त रिधान ने उसे बहुत ही इंटेंस नज़रों से देखा था, जिसे माही का चेहरा ही नहीं बल्कि बॉडी भी हीट करने लगी थी। वो दोनों जैसे ही किचन से निकलने वाले थे कि किसी की आहट की आवाज़ सुनाई देती है। उसने देखा कि समायरा किचन की तरफ आ रही थी। माही ने जल्दी से रिधान को फ्रिज और किचन के कपबोर्ड की बीच वाली जगह में छुपा दिया और वहां अंधेरा भी था। समायरा इस वक्त माही को किचन में देखकर हैरान होते हुए बोली, तुम यहाँ इस वक्त किचन में क्या कर रही हो और आलू के पराठे किस लिए? समायरा की बात सुनकर माही बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बाउल में दही डालते हुए बोली, वो क्या है नादी, मुझे भूख बहुत तेज लगी थी और आज मेरा आलू का पराठा खाने का मन कर गया, इसलिए बना लिया। क्यों, आपको कोई दिक्कत है क्या? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मुझे क्यों होगी, तुम्हारा जो मन करे वो करो। समायरा इस वक्त माही के मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए उसने फ्रिज से पानी निकाला और रूम की तरफ चली गई। उसके जाते ही माही ने रिधान को बाहर आने को कहा और छुपते छुपते उसे रूम में ले गई। रूम में आते ही माही ने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया, फिर टेबल में जाके खाना लगा दिया। रिधान भी काफ़ी भूखा था, इसलिए उसने पूरा खाना फिनिश किया और फिर माही की तरफ देखते हुए कहा, खाना तो खा लिया मैंने, लेकिन मैं खाना खाने के बाद स्वीट भी खाता हूँ। रिधान की बात पर माही का मन किया कि वो उसका सर फोड़ दे। उसने दांत किटकिटाते हुए गुस्से से कहा, मिस्टर ओबरॉय, अब मैं कुछ नहीं बनाने वाली। लेकिन तुम्हें बनाने को किसने कहा, क्योंकि मैं अपनी स्वीट डिश खुद ले लूँगा। इतना कहते हुए रिधान माही को कमर से पकड़कर उठा के अपने गोद में बिठा लेता है और बिना एक पल गवाए उसके होंठों को चूमने लगता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि माही को संभालने का मौका नहीं मिला और वो बस एकटक आंखें खोल रिधान को देखती रही। उसे घूरता हुआ देखकर रिधान एक हाथ से उसके आंखें बंद करते हुए बोला, किस हमेशा आंख बंद करके फील करते हुए करना चाहिए, तभी तो असली मजा आता है। रिधान बोलते हुए वापस से माही के गुलाबी होंठों को सक करने लगता है और माही ने अब अपनी आंखें बंद कर ली थी और धीरे धीरे किस में मदहोश होने लगी थी। अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब मैं अपनी स्टडी करने जा रही हूँ। कल हो सकेगा तो मैं 2 चैप्टर दूंगी, वो भी बड़े बड़े, लेकिन एक शर्त पर। 20 कमेंट और 30 लाइक्स होने चाहिए। आप सब मुझे सपोर्ट करो और मैं बढ़िया बढ़िया चैप्टर दूंगी। वैसे आज का एपिसोड कैसा लगा ये बताना मत भूलना। अब मैं आप सब के कमेंट का रिप्लाई दे दूं। तो सिया जी बताए, पॉपकॉर्न कम तो नहीं पड़े? अगर पड़े हो तो बताए, रिधान से कहकर आपके घर भिजवा दूं, बस आप अपना एड्रेस बता देना। एक टीयर्स ऑफ जॉय समायरा की तो आज अच्छे से बैंड बजाए है, लेकिन अब धीरे धीरे शुरू होगा इन लोगों की। माही खूब अच्छे से खरीदारी करेगी। शी, हाँ बिल्कुल सही कहा, अभी समायरा खूब सपने देखेगी, फिर माही उसके हर एक चाल को नाकामयाब करेगी और सारे सपने तोड़ देगी। बस आगे आगे पढ़ते जाए, क्योंकि कहानी में बहुत ही अच्छा ट्विस्ट आने वाला है। सेजल,
हाँ यार, चटनी से याद आया कि माही को टमाटर की तीखी चटनी बहुत पसंद है। कोल्ड स्वेट स्माइल। तो वो सबसे पहले समायरा में मिर्ची मसाला लगाए, फिर कूट कूट कर चटनी बनाएगी और आप अपना एड्रेस भेज देना, मैं माही से कहकर थोड़ी चटनी आप सबके यहाँ भी भिजवा दूंगी। पनखुड़ी। आज मैंने समायरा की बैंड भी बजवाए और रिधान और माही का थोड़ा सा रोमांस, इनका रोमांस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। क्यों नहीं, अभी सबसे पहले समर और बाकी दुश्मनों को सही जगह दिखानी है और उनसे बदला लेना है। एड और ललित आपको भी थैंक्स कमेंट करने के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर कभी आप लोग मेरी बातों से हट हो या फिर मेरी कहानी में कुछ डायलॉग से, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि जाने अनजाने में हर किसी से गलती हो जाती है और मैं नहीं चाहती कि मैं कभी आप लोगों का दिल दिखाऊं। तो मैं पहले से ही उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप सब मुझे बोल सकते हैं। वैसे एक बात और थी कि मैंने एक न्यू कहानी स्टार्ट की है, हुकुमसा की इनोसेंट दुल्हनिया। ये कहानी है राजस्थान के हुकुमसा रुद्राक्ष सिंह शेखावत और राजकुमारी गौरी राजपूत की। रुद्राक्ष स्वयं महादेव के रुद्र अवतार है। उनके गुस्से से पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत भी डरता है। उनके बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। गुस्सा तो ऐसा कि किसी को भी जलाकर भस्म कर दे। रुद्र के साथ हुए एक हादसे ने उसे और पत्थर बना दिया, जिससे वो शादी प्यार जैसे चीज से नफरत करने लगा है। वही हमारी राजकुमारी गौरी, जो देखने में बहुत ही मासूम है लेकिन असल में बहुत चंचल है। गौरी हर एक गुण से निपुण है। गौरी और रुद्राक्ष की शादी उनके बड़ों ने बचपन में ही तय कर दी थी, जिसे गौरी अपना सब कुछ रुद्राक्ष को मानने लगी है और रुद्राक्ष से बेपनाह मोहब्बत करती है। क्या रुद्राक्ष भी गौरी को प्यार कर पाएगा? क्या होगा जब एक ज्वालामुखी बहते हुए शांत समुद्र से टकराएगा?